अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा, किस्मत की रेखा में हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें ज्योतिष के बहुत विशेष लेकिन आधारभूत सिद्धांतों को आपसे हम बहुत ही सरल और रोचक भाषा में आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि आपको ज्योतिष की जो बेसिक जानकारी है वो काफ़ी विस्तार से और काफ़ी सही तरीके से आपको दी जा सके। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियोस बहुत काम के हैं। अगर आप ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आ सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि इन वीडियोस में हम आपको पूरी गहराई तक जाकर वो सारी जानकारी दे दें जो आपको एक ही जगह कहीं भी इकट्ठी ना मिल सके। इतनी गहराई के साथ वीडियोस बने हैं तो आशा करते हैं आपने हमें अब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है और हम इसमें ज्योतिष से संबंधित कुछ भी विषय कहीं से भी उठाकर कैसे भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो आपको बहुत रोचक लगने वाला है। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले ये ग्रहों के ऊपर है, यानी इसमें हम ग्रहों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं गुरु यानी बृहस्पति देव के जानकारी के साथ में। इसमें बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट हो। बहुत जानकारी पूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पेन और पेपर ले सकते हैं। अगर आपको कुछ बातें रोचक इंपॉर्टेंट लगें जो आपके लिए नहीं है तो उन्हें नोटिस करके आप नोट करते हुए चलिएगा। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का असली गाइड यानी आपका सबसे बड़ा मेंटर, आपकी किस्मत का असली खेल आपकी कुंडली में छुपा हुआ होता है? जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं आपका एक ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल सफ़र में जो न सिर्फ आपको बृहस्पति यानी कि जुपिटर के रहस्यों से रूबरू आज करा देगा, बल्कि आपके सोचने, समझने और जीवन को देखने के नज़रिए को भी बदल कर रख देगा। इस वीडियो में हम बृहस्पति देव की पूरी यात्रा पर चलेंगे, राशियों में इनका सार समझेंगे, इनका असर समझेंगे, 12 भावों में इनकी भूमिका को समझेंगे, गुरुदेव की दृष्टियों को समझेंगे, विवाह, संतान, धन और धर्म में इनकी शक्ति को समझेंगे और वो दुर्लभ अवस्थाएं जो आपकी किस्मत को पलट सकती हैं, उस हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो एक साधारण जानकारी नहीं है साथियों, बल्कि एक इतना लंबी ज्ञान की यात्रा है, एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बैठ जाइए, ध्यान से नोट करना शुरू कर दीजिए या सुनना शुरू कर दीजिए और दिल लगाकर सुनिए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का ब्रह्मांडिक रहस्य और जानने वाले हैं आपके जीवन का असली गुरु मंत्र। ब्रह्मांड का ज्ञानदाता यानी बृहस्पति की भूमिका और महत्व के बारे में अगर बात करें तो जब हम ब्रह्मांड के उन ग्रहों की बात करते हैं जो जीवन को दिशा देते हैं तो उनमें बृहस्पति का नाम सबसे ऊपर आता है। इसलिए सबसे पहले हमने इसी को चुना है वीडियो के लिए। इसे सिर्फ एक प्लैनेट मानना इसके महत्व को कम आंकने जैसा होगा। बृहस्पति यानी कि जुपिटर ज्योतिष में गुरु के रूप में जाना जाता है और वो जो ज्ञान देता है, विस्तार करता है और हमारे जीवन में आशा की एक चमक दौड़ा जाता है, एक आशा की चमक छोड़ देता है। ये ग्रह सिर्फ भाग्य से जुड़ा हुआ ग्रह नहीं है, बल्कि हमारे सोचने, समझने और जीवन को देखने के नजरिए को भी गहराई से प्रभावित करता है। बृहस्पति को देवगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नैतिकता, धर्म, शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह। ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। अगर बृहस्पति ग्रह मजबूत हो किसी की कुंडली में तो इंसान मुश्किल हालतों में भी आशावादी बना रहता है और जीवन में पॉजिटिविटी का उजाला हमेशा बना रहता है। आपने देखा होगा, जानता होगा, ऐसे बहुत सारे इंसानों को आप जानते होंगे जिनको वो देखकर ऐसा लगता होगा यार किस्मत ने इसे कितना बुरी तरीके से तोड़ा है। इतनी बुरी सिचुएशन में होने के बाद में भी ये मजबूती से चट्टान की तरह खड़ा क्यों है? साथियों, कौन मदद कर रहा है यहां उसकी? साक्षात गुरु बृहस्पति देव उसकी मदद कर रहे हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत होगी तभी इंसान इतना सहनशील बनता है, इतना दृढ़ निश्चयी बनता है, चट्टान की तरह न हिलने वाला, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। ये गुरुदेव हमें देते हैं। ये ग्रह आपको सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी ग्रो करने की प्रेरणा देता है, चाहे आपकी सोच हो, आपका विश्वास हो या फिर जीवन के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग।
सौर मंडल में ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसका असर भी उतना ही व्यापक होता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को नेचुरल बेनिफिक यानी कि स्वभाव से ही शुभ ग्रह माना जाता है। यह हर राशि में लगभग 13 महीने के लिए रुकता है और पूरा राशि चक्र 12 साल में पूरा कर देता है। इसलिए बृहस्पति देव की स्थिति न सिर्फ जीवन के बड़े बदलावों से जुड़ी होती है, बल्कि आपकी उम्र के हर 12वें साल में यह कुछ विशेष सीख या बदलाव लेकर आता है। यानी कि जब आपका जन्म हुआ था तो जिस राशि में बृहस्पति देव थे, वहां से हर राशि होते हुए, चूंकि 12 राशियां होते हैं, तो 12 साल बाद में 13वें साल में बृहस्पति देव वापस वहीं आ जाते हैं। इसे कहते हैं जुपिटर का रिटर्न, यानी कि जुपिटर ने एक चक्कर पूरा ज़ोडिएक साइन का लगा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है हमारे लिए। अपनी कुंडली को उठाइए और देखिए, बृहस्पति देव जब भी अपनी ही राशि में वापस लौट कर आए होंगे 12 साल बाद या 24 साल बाद या 36 साल बाद, ये सारे मोड़ आपके जीवन में कुछ ना कुछ जबरदस्त रहे होंगे, रिमार्केबल रहे होंगे, क्योंकि ये सारे मोड़ बृहस्पति के रिटर्न या फिर गोचर से जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लाइफ के बारे में देते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से बृहस्पति देव धनु यानी कि सजिटेरियस, मीन यानी कि पाइसिस राशियों के स्वामी होते हैं और इनको कर्क राशि में उच्च का कहा जाता है, एक्सॉल्टेड, और मकर राशि में नीच का कहा जाता है, डेबिलिटेड। इसका मतलब यह है कि कर्क राशि में ये अपनी ऊर्जा में सबसे सुंदर रूप में रहते हैं, सबसे सुंदर रूप में व्यक्त करते हैं अपनी एनर्जी को। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को दिल से गाइड करता है ना, उसी प्रकार से। वहीं अगर ये मकर में आते हैं तो इनकी शक्ति थोड़ी सी दब जाती है और ये ज्यादा व्यवहारिकता और नियमों में उलझ कर रह जाते हैं। बृहस्पति का मुख्य गुण है विस्तार करना, किसी भी चीज को एम्पलीफाई करना, बढ़ा देना, विशाल कर देना। जैसे खुद विशाल है वैसे ही, चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपके रिश्ते हो या फिर आपकी सोच हो, जहां भी ये ग्रह कुंडली में बैठता है वहां उसका असर फैलने लगता है। जैसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास किसी चीज को बड़ा करके दिखाता है ना, वैसे ही गुरुदेव उस भाव या विषय को एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर गुरु अच्छी स्थिति में है साथियों, तो जीवन में अबंडेंस, पॉजिटिविटी और ज्ञान भरपूर आता है। लेकिन अगर गुरुदेव अफ्लिक्टेड हों, यानी कमजोर हों या नकारात्मक प्रभावों में हों, तो ये बहुत ज्यादा आशावादी इंसान को बना देता है। ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला बना देता है। बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करने जैसी समस्याएं भी लेकर आ सकता है उनके जीवन में। आध्यात्मिक दृष्टि से बृहस्पति देव हमारे भीतर की हायर सेल्फ को जगाने वाले ग्रह माने जाते हैं। ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम केवल भौतिक सुखों से के बारे में ही ना सोचें, उनसे आगे की भी सोचें। अपनी आत्मा की यात्रा को हमें समझना चाहिए। हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्यों इस धरती पर हम आए हैं। अपने विश्वासों को सवालों की कसौटी पर परखना चाहिए और खुद के भीतर की रोशनी को खोजना चाहिए। बृहस्पति से जुड़े हुए लोग, यानी जिनमें जुपिटर प्रोमिनेंट होता है, वो लोग अक्सर आध्यात्म, धर्म, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, न्याय और समाज सेवा की तरफ झुके हुए नजर आएंगे या इस फील्ड में काम करते नजर आएंगे। ये वही लोग होते हैं साथियों जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। गुरु ग्रह का सामाजिक और पारिवारिक जीवन में बहुत गहरा और बड़ा रोल होता है। विशेष रूप से महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति देव ये दर्शाते हैं कि उनका जीवन साथी कैसा होगा। अगर गुरु अच्छा हो तो पति शिक्षित होगा, समझदार होगा, धार्मिक होगा, जिम्मेदार होगा। वहीं अगर गुरु अफ्लिक्शन में है, पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो शादी में अड़चनें आती हैं, देरी होती है, गलत पार्टनर चुनने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से पुरुषों के लिए भी गुरु यह बताता है कि वो अपने जीवन में किस तरह के मार्गदर्शन को मानने वाले हैं। अपने गुरु, पिता या धार्मिक विचारों से वो कितने प्रभावित होंगे। अब बात करते साथियों गुरु की दृष्टियों की, तो ये इसे और भी खास बना देती है। बृहस्पति 3 विशेष दृष्टियों के मालिक हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। यानी जहां भी गुरु बैठा होता है वहां से 5 घर आगे दृष्टि डालते हैं, 7 घर आगे यानी 180 डिग्री पे दृष्टि डालते हैं और 9वें स्थान को भी अपना असर दे देते हैं।
यह उनकी ऊर्जा को एक साथ कई दिशाओं में फैलाने की क्षमता दर्शाते हैं। और ये दृष्टियां किसी भी कुंडली में ये बता सकती हैं कि बृहस्पति किस घर का आशीर्वाद दे रहे हैं, किस दिशा में ग्रोथ आने वाली है और किन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। आज के ज़माने में अगर बृहस्पति देव को सिर्फ धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो हम उसकी असली ताकत को कम आंक लेंगे। आधुनिक समय में बृहस्पति एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स, मेंटरशिप, पब्लिकेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉ और इवन एंटरप्रेन्योरशिप से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी का गुरु स्ट्रांग है तो वो एक विजनरी बन सकता है, ऐसा इंसान जो ट्रेंड सेटर हो, जो लोगों को गाइड कर दे और जो समाज में एक मिसाल बनकर रह जाए। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दिव्य उपहार है जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन, विस्तार और आशीर्वाद की रोशनी लेकर आया है। यही वजह होती है साथियों कि गुरु को देवताओं का गुरु कहा गया है और इसका सशक्त होना किसी भी इंसान की सफलता, शांति और ऊंचाई की बुनियाद बन सकता है। अब जानते साथियों, गुरुदेव की 12 राशियों में हर राशि में इनका क्या अनोखा रंग निकल कर आता है। तो साथियों, जब बृहस्पति देव यानी गुरु अलग अलग राशियों में आते हैं तो इनका असर भी बिल्कुल अलग अलग रूप से सामने आएगा। जाहिर सी बात है, जैसे एक ही इंसान अगर अलग अलग कपड़े पहन ले तो उसका वाइब बदल जाता है। जैसे ही बृहस्पति भी हर राशि में अपने आप को नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक नया इफेक्ट देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु का मूल स्वभाव हमेशा पॉजिटिव, चीजों को बढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला और हमें ऊपर उठाने वाला होता है। लेकिन जिस भी राशि में वो बैठ जाएं, वो उसकी अभिव्यक्ति की स्टाइल तय कर देती है। अगर हम शुरुआत करें मेष राशि से, तो यहां पर बृहस्पति देव एक योद्धा की तरह व्यवहार करते हैं। ये गुरु आग जैसी ऊर्जा के साथ आता है क्योंकि 1 नंबर अग्नि राशि है, मंगल की राशि है मेष। यहां ताप है, अग्नि है। इसके अलावा बोल्ड, एनर्जेटिक और हर चीज में खुद पहल करने वाला। दूसरों का इंतजार नहीं करते ऐसे लोग, खुद पहल करते हैं। मैं शुरू करता हूं इस काम को, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये वो लोग होते हैं। ऐसे इंसान न सिर्फ अपने लिए सोचते हैं बल्कि अपने बिलीव्स और अपनी सोच और अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ने को 24 घंटे हमेशा तैयार रहते हैं। ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड और इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाते हैं। लेकिन साथ ही कभी कभी इम्पेशंस और ईगो की वजह से गड़बड़ भी हो सकती है। 1 नंबर की राशि है, सेल्फ की है, पहले घर में आती है काल पुरुष की कुंडली में। इसलिए ईगो तो आना तो लाजमी है। तो गुरु यहां पर आएगा तो इसको बढ़ा देगा, ये रीजन है। तो साथियों, इसके बाद बात करते हैं, अगर गुरुदेव वृषभ राशि में आ जाएं तो यहां गुरु बहुत ग्राउंडेड हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं, पृथ्वी तत्व है, स्थिर सोच वाले हो जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। इन्हें कंफर्ट, लग्जरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गहरी क्रेविंग होती है, यानी कि इनको लग्जरीनेस चाहिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि 2 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र देव की राशि है, दूसरे घर की पैसे की राशि है। वहां अगर गुरु आएंगे तो उसे बढ़ा देंगे। तो इनमें लग्जरीनेस के प्रति इनकी इच्छा चरम सीमा पर होती है। शुक्र की राशि है इसलिए। लेकिन ये उसे पाने के लिए मेहनत से भी नहीं घबराते साथियों। बृहस्पति यहां जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं के लिए बैलेंस करना सिखा देते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि ये ज्यादा जिद्दी और सिर्फ धन पर फोकस करने वाले न बन जाए। इस चीज का इनको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जितने जुनून ये धन के लिए होते हैं उतनी ताकत से जोर भी लगाते हैं उसे कमाने के लिए। लेकिन इनमें पैसा ही सब कुछ ना हो जाए इनके लिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद साथियों बात करते हैं, अगर गुरु बृहस्पति देव मिथुन राशि में आ जाएं तो यह ज्ञान को एक्सप्रेस करने का मास्टर बन जाता है। बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्ध की राशि तीसरी मिथुन, उनके घर में आके गुरु का बैठ जाना, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, इनके लिए अपने ज्ञान को दूसरों को देना, बातें करना, इस बात में इनकी मास्टरी होती है। यहां पर बृहस्पति देव क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन और लर्निंग की शक्ति दे देते हैं। ऐसे लोग एक्सीलेंट टीचर्स बनते हैं, राइटर्स बनते हैं, काउंसलर्स बनते हैं या थिंकर्स बन सकते हैं।
इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत ये आती है साथियों कि ये सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं और फोकस खो देते हैं। ये चीज़ विशेष होती है इनमें। देखना आप, अगर आपके भी किसी जानकार की कुंडली में बृहस्पति देव तीसरी राशि में बैठे हैं, फोकस की कमी मिलेगी, डगमग। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। अगर बृहस्पति देव कर्क राशि में आ जाते हैं तो एग्जॉल्टेड यानी उच्च के हो जाते हैं। ये इनकी सबसे शक्तिशाली पोजीशन मानी जाती है। यहाँ गुरुदेव नर्चरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं और डीपली इंट्यूटिव बन जाते हैं। ऊपर वाले का कुछ ऐसी कर्म होती है, इन्हें चीज़ें समय से पहले पता चलने लगती हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत हाई हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का बहुत ख्याल भी रखते हैं और समाज के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं। चौथी राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो इनमें मदरली नेचर आ जाता है। ये एक दूसरों की इतनी केयर करते हैं, इनमें मातृत्व भाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये महान काउंसलर बन सकते हैं, हीलर्स बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड बन जाते हैं। इनमें माँ जैसी ऊर्जा आती है और जीवन में बहुत सुकून और सुरक्षा देने वाला स्वभाव होता है। ये वो लोग हैं जिनके पास बैठने का मन करता है, जो बोलते हैं तो लगता है बस रुके ही ना, बोलते चले जाएं। ऐसे लोग होते हैं। अब बात करते हैं साथियों, अगर सिंह राशि में बृहस्पति देव आ जाएं तो क्या होगा। तो ये एक राजा की तरह महसूस करते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है। हमारे नवग्रहों में राजा सूर्य है, तो राजा का स्वभाव इनमें होता है। यहाँ पर ये गौरव, आत्मसम्मान और रॉयलनेस की भावना लेकर आ जाता है। ऐसा व्यक्ति नेचुरल लीडर बन जाता है, क्योंकि सूर्य की उनमें क्वालिटी है, अपने दम पर चमकना चाहता है, दुनिया जीत लेना चाहता है। ये प्लेसमेंट ऐसे इंसान बनाती है जो कॉन्फिडेंट होते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं और उसे लोगों की, इसी कारण से उन्हें लोगों की रेस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन कभी कभी एक्सेसिव घमंड और ईगो भी इनमें आ सकता है। सूर्य है ना, गर्मी होगी, रिश्तों में इसी से तनाव भी आ सकता है। तो जरूर देखिए अपने आसपास किसी का अगर गुरु 5वीं राशि में, सिंह राशि में, तो ऐसे ट्रेट्स उनमें जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं छठी राशि यानी कि कन्या राशि में अगर बृहस्पति देव आ जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाते हैं। ये राशि बहुत लॉजिकल है, कैलकुलेशन की राशि है, क्रिटिकल नेचर की होती है, जबकि बृहस्पति भावनाओं और विश्वास की बात करते हैं, फेथ की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझना, परखना और सुधारना चाहते हैं। ये लोग जन्मजात रिसर्चर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं और प्रिसाइज टीचर बन सकते हैं। लेकिन फेथ की कमी होना और ओवर थिंकिंग की आदत होने की वजह से कभी कभी ये एंग्जाइटी से घिर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब जब तुला राशि में बृहस्पति आ रहा है साथियों, उसके बारे में बात करें तो यह एक आर्टिस्ट की राशि है, शुक्र की दूसरी राशि है। धन का मतलब नहीं है, यहाँ पे आर्ट है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे पार्टनरशिप है, यहाँ पे दूसरों से जुड़ना है। तो ये एक आर्टिस्ट और डिप्लोमेट बन जाता है। यहाँ व्यक्ति को सुंदरता, संतुलन और न्याय की समझ होती है। 7वीं राशि में इसीलिए शनि देव जो न्याय के कारक हैं, उन्हें उच्च का माना जाता है। वहाँ पर जो शुक्र की राशि है, इनका आ जाना न्याय की अच्छी समझ होती है इन्हें। ये लोग फेयरनेस और पीस को बहुत महत्व देते हैं। ये लोग कहते हैं दुनिया में हमें शांति चाहिए, सब लोग अच्छे होने चाहिए, न्याय की बात करते हैं और दूसरों के बीच हार्मनी, तारतम्यता लाने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग अच्छे मीडिएटर बनते हैं, दो के बीच में झगड़ा सुलझाना, ये लोग बहुत काम आते हैं। एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, एडवाइजर होते हैं, जस्टिस लविंग होते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी खुद की सोच को जबरन दूसरों पर या तो डाल देते हैं या फिर दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज को, पर्सनल बाउंड्रीज को खो बैठते हैं। इस चीज़ का विशेष नोटिस करने वाली बात होगी। बहुत चार्ट ऐसे देखे मैंने जिसमें ऐसा मिलता है, आप भी देखिएगा अपने आसपास। अगली आती है राशि 8वीं राशि, जो कि मंगल देव और केतु देव की को ओन साइन है, यानी कि दोनों उसके मालिक कहे जाते हैं। 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि।
इसमें अगर गुरु आ जाते हैं तो क्योंकि 8वीं राशि रिसर्च की राशि है, इसलिए व्यक्ति गहराई से सोचने वाला बन जाता है। यहां उस व्यक्ति की ऊर्जा इंटेंस और रहस्यमय हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गहराई से रिसर्च करता है, बारीकी तक, तह तक जाता है, हर चीज की, ज्योतिष में जाता है, ऑकल्ट साइंस का उसको इंटरेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल बातें करता है, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है, पढ़ता है, चेहरे रीड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड्स में भी जाता है और बहुत अच्छा करते हैं वहां पर। ये बड़े से बड़े ज्योतिषी वो यहां मिलेंगे आपको। बृहस्पति यहां पर दूसरों को हील करने की शक्ति भी उन्हें दे देता है, लेकिन इमोशनल अप डाउन और सीक्रेसी की वजह से जिंदगी रोलर कोस्टर जैसी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम से भावुक होते हैं, एकदम से डाउन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा राज बनाकर चलते हैं। छुपे हुए प्राणी होते हैं, बहुत सारे राज होते हैं इनके। इसके कारण कई बार ये लोगों से अपना मनमुटाव कर बैठते हैं। अगली राशि आती है धनु राशि, जो खुद बृहस्पति देव की राशि है। तो धनु राशि में बृहस्पति देव अपने असली घर में होता है, यहां से पूरे जोर में होता है। ऐसा व्यक्ति एडवेंचरस होता है, फिलोसॉफिकल होता है और सीकर होता है। ज्ञान की राशि है, धर्म की राशि है, यात्रा की राशि है। जो लोग, कुछ लोग नहीं होते आध्यात्मिक, अपने को लगता है कि यार बड़ा ये तो संत स्वभाव का आदमी है, बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं है, इसकी बातों को सुन के लगता है कि कोई धर्म गुरु बोल रहे हैं। ये वो लोग होते हैं। ट्रुथ और जस्टिस की राह पर चलना इनका धर्म होता है। ये व्यक्ति विजनरी होते हैं, समाज को गाइड करने की ताकत इनमें बहुत होती है। इसमें एक प्रेरक गुरु की वाइब्स होती हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत प्रीची या रिजिड भी हो सकते हैं। कई बार लगता है कि यार बहुत उपदेश देता है ये, इसके पास बैठना मतलब इसके ज्ञान को सुनो। ये बहुत ज्ञान ढोलते हैं सामने वाले के सामने। हर राशि के गुण हैं तो नेगेटिविटी भी है, देखिएगा अपने आसपास। अगली राशि है मकर राशि, जो कि शनिदेव की राशि है। इसमें बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। यहां ये अपने स्वाभाविक विस्तार को ही खो देते हैं और लिमिट में रहने लग जाते हैं। यह प्लेसमेंट व्यक्ति को प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड बना देती है, लेकिन साथ ही स्पिरिचुअलिटी या फिर एक्सपेंसिव सोच को सप्रेस भी कर सकती है। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, शनिदेव की राशि है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें ग्रोथ धीरे धीरे संघर्ष के बाद मिलती है, क्योंकि शनिदेव की राशि है। यहां आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि जल्दी से रिजल्ट आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अगली राशि शनिदेव की दूसरी राशि या फिर राहु देव की राशि कह सकते हैं, वो है कुंभ राशि। इसमें जब बृहस्पति देव आ जाएं तो फ्यूचरिस्टिक थिंकर बन जाता है व्यक्ति। यहां इसकी ऊर्जा साइंटिफिक होती है, प्रोग्रेसिव होती है और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच वाली हो जाती है। ऐसे लोग समाज में बदलाव लाने का सपना बहुत देखते हैं। ये सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के लीडर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इमोशनली डिस्टेंट या डिटैच्ड हो सकते हैं, जो पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत मुश्किलें लेकर आ सकता है। अब आखिर में राशि बचती है मीन राशि, जो गुरुदेव की खुद की दूसरी राशि है। तो ये गुरुदेव का दूसरा अपना घर है। यहां पर गुरुदेव पूरे तरीके से ड्रीमी, मिस्टिकल और स्पिरिचुअल हो जाते हैं। 12वीं राशि है, स्पिरिचुअलिज्म की राशि है, एकांत में रहने की राशि है। यह व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है, इमेजिनेशन में ही जीता है, सपनों में, बेड प्लेजर, सोने की राशि है, निद्रा की राशि है, सपने देख रहे हैं उसकी राशि है, तो इमेजिनेशन में जीता है। दूसरों की मदद करता है, इसे सबसे ज़्यादा खुशी इसी में मिलती है। मीन राशि में बृहस्पति सबसे गहराई में जाकर इंसान की आत्मा को छूता है। ये लोग कवि बनते हैं, शायर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, मेडिटेटर्स बनते हैं और असली मिस्टिक्स यही लोग होते हैं। लेकिन ध्यान रहे साथियों, ये लोग कभी कभी इल्यूजन या एस्केपिज्म में भी फंस सकते हैं। दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव बनाना, ये इनके डिमेरिट होते हैं। इस पूरे सेक्शन से ये बात तो साफ हो गई साथियों कि गुरु चाहे किसी भी राशि में हो, उसका उद्देश्य हमेशा इंसान को उससे हायर सेल्फ की ओर ले जाना चाहता है और बस उसकी राह बदल जाती है।
कभी सोच के ज़रिए, कभी अनुभव के ज़रिए, तो कभी दिल की आवाज़ के ज़रिए। अगर आप अब तक यहाँ पर आ गए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरी बात आप तक अप्रोच कर पा रही है, आपको आप समझ पा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिलसिला भी और लंबा है, बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छी, बहुत डेप्थ तक जाके चीज़ों को आपको समझाऊंगा मैं। अब बात करते हैं साथियों, बृहस्पति देव अगर 12 घरों में, कुंडली के 12 घर होते हैं, उनमें कहाँ कहाँ किस किस घर में क्या क्या रिजल्ट देता है। आपकी कुंडली में कहाँ पर है सौभाग्य का ये दीपक, आप भी देखिए, रिश्तेदारों की भी देखिए, परिवार की कुंडली भी साथ में लेकर बैठिए और मिलाते जाइए। सीखने को भी मिलेगा, लिखते भी जाइएगा, नोट करते जाइएगा। साथियों, जब हम कुंडली की बात करते हैं तो भाव यानी कि हाउसेस ये तय करते हैं कि कौन सा क्षेत्र जीवन का कौन सा हिस्सा दर्शा रहा है। जैसे पहला घर जो होता है कुंडली का, वो आपका शरीर है, दूसरा आपका पैसा है, तीसरा आपकी मेहनत है, और ऐसे ही 12 घर अलग अलग आयाम लेकर बैठे हैं। अब बृहस्पति देव इन घरों में जहां पर भी बैठते हैं वहां पर आशा लेकर आते हैं, होप, विस्तार लाते हैं, एक्सपेंशन, प्रचुरता लेकर आते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी, और विश्वास की ऊर्जा को पहुंचाते हैं, फेथ आता है। लेकिन साथ ही अगर ये कमजोर हों घर, बृहस्पति देव अगर पाप प्रभाव में आ जाए, कमजोर हों, वक्रीय हों, या गलत घर में बैठ जाएं, तो वही बृहस्पति देव आपको भ्रम में भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं गुरु का हर घर में क्या असर होता है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों पहले घर की, यानी लग्न आपकी कुंडली का। अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली के पहले भाव यानी कि लग्न में बैठे हों तो ये एक वरदान की तरह होता है। ऐसा इंसान जन्म से ही धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है, आशावादी स्वभाव का होता है। इनका चेहरा बहुत आकर्षक होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, सोच बहुत हाई लेवल की होती है। लोगों को ऐसा व्यक्ति गुरु लगता है देखने में, मेंटोर लगता है, समाज में उसकी इज्जत होती है, लोग जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर उनके पास, पूछते हैं, बैठते हैं, ज्ञान लेते हैं। लेकिन अगर यही बृहस्पति नीच का हो जाए या पाप ग्रह से ग्रसित हो जाए तो वही इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज्यादा उपदेश देने वाला बन जाता है जो लोगों को पसंद नहीं होता, या फिर खुद ही सही है बाकी दुनिया गलत है, ऐसा भी सोच उसके अंदर बन सकती है, जो कि गलत है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव अगर आपके धन भाव यानी दूसरे घर में अगर आ जाते हैं कुंडली में, तो यहां पर बैठा बृहस्पति व्यक्ति की वाणी को वरदान देता है। दूसरा घर आपकी वाणी का, आवाज का है। ऐसा व्यक्ति मिठास से बोलकर दूसरों का दिल जीतने की ताकत रखता है। पैसे के मामले में बहुत भाग्यशाली भी होता है और अक्सर अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड से होता है। परिवार का घर भी दूसरा ही होता है तो उसका परिवार का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, बड़े घर से होता है। यहां पर गुरुदेव परिवार, परंपराओं और मूल्यों की रक्षा भी करते हैं। ऐसे लोग अपने धर्म, जाति या फिर अपने संस्कारों के बारे में बहुत गहरी समझ रखते हैं। कुछ लोग होते हैं, हम बात करते हैं यार ये कितना फैमिली वैल्यूज की बात करता है, यार ये कितना संस्कारी है, ये कितनी धर्म की बातें करता है। ये वही लोग होते हैं, इन्हें संस्कारों के बारे में बहुत गहरी समझ होती है। बस अगर गुरु यहाँ पर अगर एफ्लिक्शन में, पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति अपनी बातों में घमंड लेकर आ सकता है, या फिर पैसों के मामले में बहुत लापरवाह भी हो सकता है। हर चीज़ की क्वालिटी है तो उसमें नेगेटिविटी भी है, दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। अगर आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में गुरुदेव आ गए हैं तो उसका ये मतलब होता है वही गुरुदेव है, वही घर है, लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं, रिजल्ट बदल चुका है। अब बात करते हैं साथियों, यही बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली के तीसरे घर में आ जाए तो क्या होगा। देखिए, तीसरे घर में बृहस्पति व्यक्ति को साहसी बना देते हैं क्योंकि साहस का घर है, महत्वाकांक्षी बना देते हैं क्योंकि व्यक्ति का खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट यहाँ पर आ जाती है, उसे बहुत एक्सप्रेसिव बना देते हैं। खुलकर बोलना, प्रेजेंट करना, इंटरव्यूज यहीं से देखे जाते हैं, लिखना यहीं से देखा जाता है। ऐसे लोग अपने विचारों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन की राशि भी यही है, तीसरा घर ही है। कंटेंट क्रिएटर होते हैं, राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और शॉर्ट ट्रैवल में भी इनको लाभ होता है। लेकिन यही गुरु अगर अफ्लिक्टेड हो तो यहाँ आदमी को सपनों में उलझा सकता है, मेहनत के बिना ही बड़े रिजल्ट की उम्मीद करवा सकता है, जो कि गलत है आज के जमाने में।
अब बात करते हैं गुरुदेव अगर चौथा घर में आ जाएं, जो कि माता का भाव होता है, तो गुरु का यहाँ पर होना माँ का आशीर्वाद मिलने के समान ही हो जाता है। ऐसा इंसान बहुत भावुक होता है, संस्कारी होता है। चंद्रमा की राशि चौथी होती है, घर चौथा हो गया, इसलिए चंद्रमा के इफेक्ट आ जाते हैं, इमोशनैलिटी बहुत आ जाती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं। घर, वाहन, संपत्ति और सुख सुविधाओं की प्राप्ति में भाग्य इनका हमेशा साथ देता है, जीवन भर देख लीजिएगा। शिक्षा में ये लोग अच्छे होते हैं और एक पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ ये जीते हैं, और ऐसा ही इनको घर भी मिलता है। लेकिन अगर गुरु पीड़ित हों तो घर में असंतोष होता है या माँ से उनकी दूरी बन जाती है, माँ से झगड़ा हो जाए। कभी कभी ये व्यक्ति इमोशनल एस्केपिज्म की तरफ भी चला जा सकता है, ये इसका ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवा घर विद्या का है, संतान का है, क्रिएटिविटी का है। यहाँ पर गुरु बहुत शानदार स्थिति मानी जाती है। यहाँ गुरु क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता और इंट्यूशन को बढ़ा देते हैं। संतान सुख अच्छा होता है और व्यक्ति अपनी शिक्षा या स्पिरिचुअल नॉलेज से दूसरों को गाइड करने वाला बन सकता है। ऐसे लोग रोमांटिक भी होते हैं और साथ में गहरे इमोशनल कनेक्शंस में इनको यकीन बहुत होता है। गुरु यहाँ पर शिक्षा, स्पेक्युलेटिव गेन्स और हायर नॉलेज में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर बुरी स्थिति में अगर हो, पाप प्रभाव में आ गए हों, तो संतान से परेशानी दे देंगे या डिस्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं। संतान से जिसको मतलब नहीं है वो भी बना सकते हैं इंसान। अब बारी आती है छठे घर की साथियों, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, इस चीज का है। सेवा का भी यही है, सर्विस सेक्टर का। अब यहां पर गुरु की स्थिति थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है। यह घर सामान्यतः प्रतिकूल माना जाता है और गुरु जैसी शुभ ग्रह को यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर गुरु व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिला सकता है, लेकिन ये संघर्ष के रास्ते से मिलेगा और इजीली नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति सर्विस ओरिएंटेड होता है और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है ताउम्र। लेकिन अगर गुरु कमज़ोर हो जाए तो इसका उल्टा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें मिल सकती हैं, लीगल मैटर में उलझा हो सकता है। अब बात करते हैं साथियों सातवें घर की। सातवें भाव विवाह का है, साझेदारी का है। बृहस्पति यहाँ पर वैवाहिक जीवन में शुभता लेकर आते हैं। जीवन साथी समझदार मिलता है, धार्मिक या सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठित हो सकता है। व्यापार में पार्टनरशिप इनके सफल होती है, जीवन में स्थायित्व आ जाता है। ये प्लेसमेंट पति या फिर पत्नी को मेंटोर की तरह भी बना सकती है। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि वाइफ है तो उसको हस्बैंड में ही गुरु दिखने लग जाता है, हस्बैंड है तो उसे वाइफ में गुरु। तो एक दूसरे से पूछ के बात काम करते हैं, हर चीज़ बारीकी से समझकर, राय लेकर, गुरु उनका वही होगा। लेकिन अगर गुरु उल्टा है, अफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है, तो रिश्ता प्रीची हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है। वो अपने पति पत्नी एक दूसरे पर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, या फिर वन साइडेड बना देता है, एक ही जने के घर में चलेगी। ऐसी सिचुएशन भी लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं आठवें घर में, जो कि गोपनीयता का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है और रिसर्च का घर है। गुरुदेव का आठवें घर में बैठना, यहाँ गुरु डीप स्पिरिचुअल सीकर बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत गहरे रहस्यों की खोज करता रहता है, चाहे तंत्र विद्या हो, ज्योतिष हो, मनोविज्ञान हो या जीवन मरण का दर्शन हो। जीवन में अचानक इनके बदलाव आते रहते हैं, लेकिन अंततः सकारात्मक दिशा में ही इसको लेकर चले जाते हैं। इनहेरिटेंस, ऑकल्ट नॉलेज या फिर हिडन रिसोर्सेज में इनकी अच्छी पकड़ होती है। लेकिन कमज़ोर अगर गुरु वहाँ पर चला जाए पाप प्रभाव में, तो यह मानसिक भ्रम, अवसाद और अति गुप्त जीवन दे सकता है। ऐसा व्यक्ति कम लोगों से मिलता है, कम उठता बैठता है लोगों में, चुपचाप कोने में अपना छुप के रहता है। अब बात करते हैं, अगर 9th हाउस में बृहस्पति देव आ जाएं तो ये धर्म का घर है, भाग्य का घर है, हायर विजडम का, हायर नॉलेज का घर है। गुरु यहाँ पर अपने ही घर में होता है और ये शायद सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है गुरु के लिए। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, नैतिक और भाग्यशाली होता है। इसके जीवन में हमेशा एक हायर गाइडेंस होती है, ऊपर वाले की एक रोशनी रहती है जो हमेशा उसको रास्ता दिखाती है। और ये अक्सर टीचर बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं। इनका जीवन वैसा ही रहता है। अगर ना बने तो इनकी लाइफ साइकिल में इन चीज़ों की ज़रूरत इनको महसूस होती है और ये उसी रास्ते जाते हैं। लंबी यात्राओं के लिए भी, धार्मिक यात्राओं के लिए भी और हायर एजुकेशन में भी इनको सफलता मिलती है। अगर यह गुरु अफ्लिक्टेड हो, पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति डॉगमेटिक या फिर नैरो माइंडेड हो सकता है, संकुचित सोच वाला। अब बात करते हैं गुरुदेव अगर 10वें घर में आ जाएं तो कैसा रिजल्ट मिलता है। 10वां घर आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का है।
यहाँ पर गुरु व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और नाम जरूर दिलाता है। ऐसा व्यक्ति नैतिक ढंग से काम करता है और अपने कार्यक्षेत्र में दूसरों के लिए आइडियल भी बन सकता है। ये प्लेसमेंट धर्म की, शिक्षा की, न्याय की और स्पिरिचुअलिटी और लीडरशिप से जुड़े प्रोफेशनों में उन्हें सफलता जरूर दिलाती है। लेकिन अगर पाप प्रभाव में हो, यानी बुरी स्थिति में अगर गुरु देव आपकी कुंडली में हो, तो ये व्यक्ति लेजी हो जाते हैं, कामचोर, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरा कुछ करेगा उसी पे निर्भर है ये, और इनको शो ऑफ यानी कि दिखावा करना बहुत पसंद हो सकता है। साथियों, अब बात करते हैं अगर 11वें घर में बृहस्पति देव आ जाएं, जो कि लाभ का घर है, आपकी मित्रता का है, सर्किल का है, सोशल नेटवर्क का है। गुरु यहाँ पर अबंडेंस और फुलफिलमेंट के शावर लेकर आते हैं। चहुमुखी विकास, ऐसा व्यक्ति विजनरी होता है, बड़े बड़े गोल सोचता है और समाज में कनेक्शंस बनाता है। बड़े बड़े सर्कल्स में घुलने मिलने वाला ये व्यक्ति होता है और नेटवर्किंग से फायदा उठाना इसको बहुत आसानी से आ जाता है। धन की प्राप्ति भी बड़े स्रोतों से होती है इसकी। अगर यही गुरु बृहस्पति यहाँ पर वीक पोजीशन में आकर बैठे 11वें घर में, तो यहाँ पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, यानी जरूरत से ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं। गलत फ्रेंड्स की संगत भी इनको मिल सकती है, यानी वही घर है लेकिन अब उल्टा प्रभाव आ जाता है। अब बात करते हैं 12वें घर की, जो कि खर्चे का घर है, मोक्ष का घर है, विदेश यात्रा का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। यह ग्रह, गुरु ग्रह, यहाँ पर एक मोक्ष मार्ग का संकेत दे रहा है। ऐसा व्यक्ति भौतिक दुनिया से डिटैच्ड हो जाता है और आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई तक जा सकता है। विदेश यात्रा के लिए, मेडिटेशन के लिए, आश्रम के लिए, सेवा और चैरिटी के कार्यों में इनका झुकाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को उस लेवल की शांति दे सकता है जो मटेरियल सक्सेस से नहीं मिलती, कुछ अलग ही टाइप की खुशी मिलती है। लेकिन अगर गुरु यहाँ पर पाप प्रभाव में हो तो भ्रम, भागने की प्रवृत्ति उसमें होती है, भ्रम होता है, उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और असंतुलित खर्च करने की स्थिति बना देता है, यानी उसको पता ही नहीं किस चीज़ में खर्च कितना करना चाहिए, अंधी कमाई लुटाता है। तो साथियों, निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का हर घर में बैठना एक कहानी कहता है, और उस कहानी का सेंट्रल थीम यही होता है कि तू कितना बड़ा सोच सकता है, तू कितनी ऊंचाई छूना चाहता है। इसी के इर्द गिर्द वो कहानी घूमती है। यानी कि बृहस्पति देव हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको अपलिफ्ट करता है, या फिर आप ही को गिराकर कुछ आपको बड़ी सीख देता है। चलिए साथियों, बात करते हैं बृहस्पति देव की दृष्टियों के बारे में। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, गुरु की नज़र जहाँ जहाँ पड़ती है आपकी कुंडली में, वहीं पर आपकी किस्मत खिल जाती है। जब भी ज्योतिष में किसी ग्रह की दृष्टि की बात होती है ना साथियों, इसका सीधा मतलब होता है कि वो ग्रह किस भाव को अपनी ऊर्जा से प्रभावित कर रहा है। अब बाकी ग्रहों की बात अलग है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां तो जैसे कोई आशीर्वाद है ऊपर वाले का, तोहफा है। जहां ये नजर डाल दे वहां पर होप आ जाती है, आशा आ जाती है, फेथ आ जाता है, विश्वास आ जाता है, और संभावनाओं का प्रकाश पूरे तरीके से फैल जाता है। पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। अब बृहस्पति देव की खासियत यह है कि इनकी दृष्टियां बाकी ग्रहों से कुछ अलग होती हैं। ज्यादातर ग्रह सिर्फ 7वीं दृष्टि डालते हैं, यानी अपने सामने वाले भाव पर ही सीधी नजर रखते हैं। लेकिन गुरु महाराज का तो दिल बड़ा है, ये न सिर्फ 7वीं दृष्टि है बल्कि 5वीं भी है और 9वीं दृष्टि भी है, और ये 3 दृष्टियां गुरु को इतना खास और शक्तिशाली बना देती है। तो चलिए समझते हैं इन तीनों दृष्टियों में को आसान भाषा में आपसे आज मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की 5वीं दृष्टि। यह दृष्टि बृहस्पति से 5वां भाव काउंट करने पर आती है। बृहस्पति देव पहले घर में है तो दृष्टि 5वें घर में पड़ेगी। बृहस्पति देव दूसरे घर में है तो 6ठे घर में दृष्टि पड़ेगी। मतलब जिस भाव में गुरु बैठे हैं वहां से आगे 5वां घर। ये दृष्टि क्रिएटिविटी, ज्ञान, लर्निंग और ब्लेसिंग से जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु पहले घर में है तो 5वीं दृष्टि 5वें में पड़ेगी, मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि संतान, विद्या, रोमांस और स्पेक्युलेटिव गेन्स के क्षेत्र को इंगित कर रही है, देख रही है। यहाँ गुरु का असर व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई, बच्चों से जुड़ी चीज़ें और आर्टिस्टिक या फिर मेंटल डेवलपमेंट में अपलिफ्ट कर सकता है। ये दृष्टि बहुत नर्चरिंग होती है, 5वीं दृष्टि। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके की दृष्टि होती है कि कोई शिक्षक अपने छात्र को जैसे प्रेरणा देता है वैसे। इसके बाद आती है गुरुदेव की 7वीं दृष्टि, जैसे सबकी होती है 180 डिग्री पे एक्सिस पे जो नजर डालता है हर ग्रह, उसी तरीके से गुरुदेव की भी है जो बिल्कुल सामने वाले भाव पर पड़ रही है। ये दृष्टि बैलेंस की है, रिलेशनशिप की और समझौते की होती है। ये बताती है कि व्यक्ति अपने से अलग या विपरीत दिशा में कैसे सोचता है,
कैसे व्यवहार करता है। अगर गुरु 7वीं दृष्टि से किसी घर को देख लेता है तो वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ, समझदारी और नैतिक सोच देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर गुरु 4थे भाव में बैठा है तो 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, यानी करियर और पब्लिक लाइफ को ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स और पॉजिटिव आउटलुक उन पे हावी रहने वाला है। अब बात करते हैं सबसे खास 9वीं दृष्टि की, जिसे सबसे शुभ और दिव्य दृष्टि माना जाता है। ये दृष्टि स्पिरिचुअल विजडम या फिर भाग्य, हायर एजुकेशन और लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स को दर्शाती है। ये दृष्टि गुरु की सिग्नेचर ऊर्जा को मैनिफेस्ट भी करती है, और जिस घर पर गुरु की ये दृष्टि पड़ती है वहां किस्मत जैसे झरनों की तरह बहने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु 8वें घर में हैं तो 9वीं दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे, यानी घर जो माँ का है, आंतरिक शांति का है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को मेंटल पीस, परिवार से जुड़ी सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता में गुरु का सहयोग जरूर मिलेगा। यहाँ पर एक ज़रूरी बात और बता दूँ कि अगर गुरु कहीं पर खुद बैठा हो और उसकी दृष्टि कहीं और पड़ रही हो तो अक्सर देखा गया है कि जिस घर को देख रहे हैं वहाँ का फल ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि बजाय इसके कि वो किस घर में बैठे हैं, वहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, दृष्टि के रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। यानी गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ वो कुछ आपको सिखा रहे होते हैं। आपका जन्म इसलिए हुआ है, गुरु वहाँ बैठे कुछ सिखा रहे हैं, और जहाँ देख रहे होते हैं वहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सबल लेकिन पावरफुल बात है साथियों, जो एडवांस ज्योतिष ज्ञान में ही आती है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आज ही सीख लीजिए इसे। इसके साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि गुरु की दृष्टियां सिर्फ भौतिक नहीं होती है, ये मानसिक है, आध्यात्मिक है और भावनात्मक स्तर पर भी असर जरूर डालती है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां व्यक्ति को क्लैरिटी आ जाती है, इसका विश्वास वहां पर मजबूत हो जाता है व्यक्ति का, और उसे गाइडेंस जैसी फीलिंग वहां पर आती है, जैसे अनसीन फोर्सेस उसका साथ दे रहे हैं, कोई दैवीय शक्तियां हैं जो उनका साथ दे रही हैं, ऐसा उनको लगता है। जहां ये दृष्टि पड़ती है वहां पर व्यक्ति को लगता है और होता है। अगर गुरु यहीं पर नीच का हो जाए, पाप ग्रह से ग्रसित हो जाए या वक्रीय हो जाए तो इन दृष्टियों का असर थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा या फिर मिस डायरेक्शन के रूप में भी सामने आ सकता है। ऐसे में व्यक्ति को ब्लेसिंग्स की जगह डाउट्स मिलने लग जाते हैं और पॉजिटिविटी की जगह असमंजस की स्थिति में आ जाता है, कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाता है। इसलिए गुरु की कंडीशन को सही से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। एक बात और कहूँ तो गुरु की दृष्टियों को केवल अच्छे से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। कई बार ये दृष्टियाँ किसी घर को इतना बढ़ा देती हैं, एम्पलीफाई कर कर, कि वहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर अनरियलिस्टिक होप पैदा हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि गुरु की दृष्टियों को बैलेंस करने किस तरीके से किया जाए ये समझा जाए, न ज़्यादा ग्लोरीफाई करें न अंडर एस्टिमेट करें। निष्कर्ष के रूप में कहें तो जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ जीवन में उम्मीदें जाग उठती हैं, रास्ते खुलने लग जाते हैं और विश्वास मजबूत हो जाता है साथियों। ये दृष्टियाँ किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, लेकिन इनके पीछे एक छुपा हुआ संदेश जो है वो यही है कि ज्ञान का प्रकाश सिर्फ तब उजाला करता है जब मन स्वीकार करने को तैयार हो। साथियों, जब गुरु देता है आशीर्वाद और जब लेता है परीक्षा, उस बारे में बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन भी बनती है जीवन में। बृहस्पति देव को लेकर लोगों के मन में आम धारणा यही रहती है कि ये एकदम पॉजिटिव ग्रह हैं, इनका असर हमेशा शुभ होता है। लेकिन असली ज्योतिष में जब हम गहराई से जाते हैं और इस ग्रह को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि गुरु एक टीचर है, और हर टीचर कभी ना कभी सिखाने के लिए सख्ती जरूर अपनाता है। बृहस्पति का काम सिर्फ देना नहीं है, तैयार करना भी है, और जब हम तैयार नहीं होते तब वो हमें ठोकरों से भी सिखा देता है। डंडा पड़ता है, गुरु की चोट विद्या की पोट। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो ना साथियों, जैसे कि उच्च राशि में बैठा हो, मित्र ग्रहों के साथ बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, शुभ दृष्टियां उस पर पड़ रही हों, तो वो व्यक्ति जीवन में आशीर्वाद की तरह गाइड करता है। ऐसा व्यक्ति नैतिक, धार्मिक, शिक्षित और सम्मानित जरूर होता है। उसे अच्छे मेंटोर मिलते हैं, सच्चे दोस्त मिलते हैं,
अच्छे रिश्ते मिलते हैं, सही रिश्ते मिलते हैं, आत्मविश्वास भरे मौके मिलते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बहार लगी रहती है जीवन में। उस व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सहायता मिल जाती है जो उसे सही रास्ते पर बनाए रखती है। कुछ लोग होते हैं ना, आप देखते हो यार, सब लोग अपनी अपनी लाइन में कहीं ना कहीं वीक होते हैं, इसका कभी कुछ नहीं होता। कौन सी दैवी शक्ति है जो इसे बचा ले जाती है? ये वही लोग हैं। इसे हम गुरु की सेफ्टी शील्ड यानी कि गुरु का कवच भी कह सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर गुरु नीच का हो, मकर राशि में बैठा हो, शत्रु ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या छठे में, 8वें या 12वें घर में आ जाए, कमजोर अवस्था में कहलाएगा। तो ऐसे इंसान को भ्रम, ईगो यानी घमंड, झूठा विश्वास, अंधविश्वास और अधूरे ज्ञान के रास्ते पर गुरुदेव उसे डाल देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन असल में वो गहराई में कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। ये भ्रम ही गुरु के अशुभ रूप की सबसे बड़ी पहचान है साथियों। गुरुदेव की एक विशेषता होती है गुरु ग्रह की, वो आपको आशावादी बना के रखते हैं, आपको होप देते हैं यानी उम्मीद देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं और विश्वास जगाते हैं आप में। लेकिन अगर यही गुरु गलत जगह पर आ जाए तो ये उम्मीद बेवजह की हो सकती है। इंसान बिना ठोस आधार के बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देता है, और जब वो पूरे नहीं होते तो निराशा हाथ लगती है। इसी को ओवर एक्सपेक्टेशन सिंड्रोम कहा जा सकता है, जो बृहस्पति के अफ्लिक्शन होने पर देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बृहस्पति देव किसी व्यक्ति को बहुत सारे मौके देते हैं, लेकिन वो इंसान उन्हें समझ ही नहीं पाता, और तब गुरु पीछे हट जाता है ताकि व्यक्ति अंदर से सीखे, खुद सोचे, खुद ढूंढे अपना रास्ता। उस वक्त ये लगता है कि जैसे गुरु साथ नहीं दे रहा, लेकिन असल में वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना रहा होता है। ये वैसे ही पेरेंट्स की तरह होता है जिन्हें पता है कि हमारा बच्चा धूप में खेलेगा तो परेशान होगा, लेकिन सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है, तो उसे बाहर भेजते हैं, घर बिठा के नहीं बना सकते उसकी सेहत। वही गुरु करता है, थोड़ा कठिन परिस्थितियों में आपको डालता है ताकि आप सोना बनकर निकलो। एक और रोचक बात, गुरु जिस भाव में बैठते हैं अक्सर उस भाव की चीजों को थोड़ी चुनौती दे देते हैं। मान लीजिए गुरु 5वें घर में बैठ गए हैं तो संतान, शिक्षा का भाव। अब लोग सोचते हैं कि गुरु तो यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा साहब, 5वें घर में बैठ गया, लेकिन कभी कभी यहीं से संतान से जुड़ी देरी, पढ़ाई में डायरेक्शन की कमी, हेल्थ इश्यूज इसका कारण भी बनता है। गुरु की जो दिव्य रोशनी होती है वो जिस जगह से निकलती है उसी के ठीक नीचे अंधेरा छोड़ जाती है। जैसे किसी दिए के नीचे अंधेरा होता है, वैसे ही गुरु जहां बैठा है वहां का नुकसान करता है। अब सवाल उठता है साथियों, अगर गुरु अशुभ फल दे रहा है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? इसका जवाब भी है, जी हाँ जरूर है। सब कुछ कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों में भी, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस सीरीज बहुत लंबी है, बहुत अच्छे अच्छे रोचक वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो इंटेंशन और इनर प्योरिटी से सबसे जल्दी प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से ज्ञान की ओर बढ़े, सच्चाई के रास्ते पर चले और अपना अहंकार छोड़ दे, तो गुरु धीरे धीरे अपना आशीर्वाद फिर से उस पर बरसाना शुरू कर देंगे। ये बहुत अंदर उनकी बहुत हायर लेवल की बात आपको बता रहा हूँ। बहुत सालों के परिश्रम से, मेहनत से, 20 साल के एक्सपीरियंस से ज्योतिष पढ़ते पढ़ते समझ में आई है। गुरु के अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए कुछ उपाय भी असरदार माने जाते हैं, बताता हूं आपको। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनना चाहिए, गरीब बच्चों को पीले फल और किताबें दान करनी चाहिए, अपने जीवन में किसी योग्य गुरु, मेंटोर या फिर शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप रोज करना बहुत शुभ कार्य है। पीपल के पेड़ की पूजा करना, क्योंकि उसे गुरु से जोड़ा जाता है, बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बढ़कर अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और उदारता लेकर अगर आप आ जाएं तो गुरु वो फल देता है आपको जिसकी आपने आशा भी ना की। साथियों, कुल मिलाकर गुरु का गहरा सबक ये है कि असली धन ज्ञान है। अगर आप सीखने के लिए
खुले मन से आगे बढ़ रहे हो और अपने अनुभवों को गहराई से समझते हो, तो गुरु फिर चाहे कितना भी अशुभ क्यों ना बैठा हो, अंत में आपके पक्ष में काम करने ही लगेगा। गुरु शुभ हो या अशुभ हो, गुरुदेव का मकसद हमेशा एक ही होता है, आपको बेहतर बनाना। कभी वो प्यार से सिखाते हैं, कभी कठोरता से सिखाते हैं, कभी आशीर्वाद देकर सिखाते हैं, कभी सबक देकर सिखाते हैं, लेकिन उसका हर एक प्रभाव अंत में आपको वहीं ले जाता है जहां आपके अंदर की रोशनी चमकने लगती है। अब बात करते हैं साथियों वक्रीय, अस्त, उच्च और नीच, इन पोजीशंस की। जब गुरु दिखता है कुछ और होता है कुछ और, ये वो पोजीशंस होती हैं। वक्रीय हो जाए, अस्त हो जाए, उच्च हो, नीच हो, साधारण नहीं है, हटके है। बृहस्पति की खास बात यह है साथियों कि ये ग्रह जितना सीधा दिखता है, उसकी कुछ अवस्थाएं उतनी ही गहराई से हमारी किस्मत को प्रभावित कर रही होती हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बस गुरु कुंडली में अच्छे घर में हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में गुरु की स्थिति यानी कि गुरु की कंडीशन बहुत मायने रखती है। एक एक करके समझते हैं इस बात को। इन 4 खास अवस्थाओं को समझा रहा हूं आपको, जो है वक्रीय, अस्त होना, उच्च होना और नीच होना। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की वक्रीय अवस्था की। अगर गुरु रेट्रोग्रेड मोशन में आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, वक्रीय बृहस्पति, उल्टी दिशा में चलने वाला, रिवर्स मोड में, अब जब भी आप सुने कि आपकी कुंडली में गुरु वक्रीय है, तो इसका मतलब है कि वो उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि ये चाल उल्टी भले ही हो, लेकिन इसका असर उल्टा नहीं होता, बस थोड़ा अलग होता है। वक्रीय गुरु का क्या मतलब होता है? सीधा सा मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। ऐसा व्यक्ति हर चीज को गहराई से समझना चाहता है और समझता है, खुद से अपने आप में बहुत सवाल करता है और बाहर की बजाय अंदर की सच्चाई को पकड़ता है। ये प्लेसमेंट बहुत पावरफुल मानी जाती है साथियों। अगर व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है तो ये उसे बहुत आगे लेकर जाती है। ये बॉन्ड विद दोज स्पिरिचुअल एनर्जीज वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें ऊपर वाला एक दिव्य दृष्टि दे रहा होता है, आध्यात्मिक स्वभाव के। लेकिन अगर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में या फिर इमेच्योर बिहेवियर कर रहा है, तो वक्रीय गुरु उसे उलझा सकता है। ऐसी उलझन जहां इंसान न खुद को समझ पाता है न दूसरों को समझ पाता है, फिर वो बार बार अपनी ही धारणाओं में फंसता चला जाता है, जैसे हर चीज को प्रूव करने की जरूरत महसूस करता है। हिडन टैलेंट की बात करें तो ये लोग अनकन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं और दुनिया से हटकर कोई बड़ा फिलॉसफी या बिलीफ बना सकते हैं। ऐसी ताकत होती है इनमें। अब बात करते हैं अस्त बृहस्पति, यानी कि जो कंबस्ट हो चुका है, जो सूर्य के बहुत नजदीक आ चुका है, डिग्रीज में ऑलमोस्ट जल जाता है कोई भी ग्रह। तो जब गुरु सूर्य से बहुत करीब आ जाए तो वो अस्त यानी कंबस्ट कहलाता है, यानी उसका तेज दब जाता है। अब ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ट्रिकी है साथियों, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बाहर से तो बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी फेथ डगमगाती रहती है। ऐसा इंसान बार बार वैलिडेशन चाहता है, दूसरों को इंप्रेस तो करता है, लेकिन अपने अंदर, अपने भीतर इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करता है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति का मेंटोर, पिता या शिक्षक से संबंध कमजोर या टूटा हुआ नजर आता है, या फिर ऐसे लोग जीवन में देर से आते हैं उसकी लाइफ में। पिता का लेट आना, शिक्षक का लेट आना, मनमुटाव होना, इनसे गुरु ही नहीं मिलता लाइफ लॉन्ग, बहुत आगे जाके मिलता है। स्पेशल बात अगर बताऊं आपको, अस्त गुरु वाले लोग अगर सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप कर लें तो वही कमजोर दिखने वाला गुरु उन्हें बाहर की दुनिया के शोर में भी अंदर की आवाज सुनने की ताकत दे देता है। सोचिए कितना ताकत दे सकता है ये। इसलिए हर चीज के दोनों पहलू को समझिए। ज्योतिष डरने का सब्जेक्ट नहीं है, दोनों पहलुओं को देखिए और असली मकसद है ज्योतिष का, उसे समझिए। ये एक ज्योति प्लस ईश यानी भगवान की दिखाई एक टॉर्च है, एक रोशनी है। इसे उपयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं तो हर ग्रह वरदान है, हर पोजीशन वरदान है। उसे उस नजर से देखिए, उस एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। अब बात करते हैं जब उच्च का बृहस्पति हो। साथियों,
जब बृहस्पति देव एग्जॉल्टेड यानी उच्च की स्थिति में आ जाएं तो सबसे शुभ स्थिति माना गया है। जब गुरु एग्जॉल्टेड होता है यानी उच्च का होता है, और ये तब होता है जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आ जाते हैं, यानी कि चंद्रमा के घर में आ जाते हैं। चंद्रमा की 4 नंबर की राशि में गुरुदेव आ जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ गुरु की एनर्जी पूरे तरीके से खुले आसमान की तरफ फैलती है। करुणा, समझदारी, ज्ञान, सेवा और प्रचुरता की बारिश हो जाती है जीवन में। ऐसा व्यक्ति नेचुरली रेस्पेक्टफुल होता है, उसे ज्ञान भी मिलता है और साथ ही समाज में आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट भी मिलता है और अंदर से आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है, क्योंकि चंद्रमा का सा मन होता है, माता का सा नेचर होता है, दूसरों की केयर करता है। अगर आप दोगे तो आपको मिलेगा। ये जीवन ऐसे चलता है। ये लोग दूसरों को अपलिफ्ट करने में विश्वास रखते हैं, कहते हैं सब साथ बढ़ो। ये किसी की मदद नहीं करते, ये उनको वैसा बना देते हैं। वो ताकत होती है कि वो अपनी मदद खुद कर सकें। ये टीचर होते हैं, ये काउंसलर बन सकते हैं, ये हीलर होते हैं नेचुरली। इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये अंदर से हीलर हैं, स्पिरिचुअल गाइड होते हैं। और इन प्रोफेशंस में इन्हें बहुत बुरी सफलता, बहुत भयंकर सफलता मिलती है, बुरी पॉजिटिव वे में। एग्जॉल्टेड यानी उच्च का गुरु हो तो उसका सिग्नेचर क्वालिटी होती है बिना बोले भी इंसान को गाइड कर देता है। ऐसा इंसान, इनकी प्रेजेंस ही दूसरों को कंफर्ट जोन में लेकर चली जाती है। कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही कमरे में आते हैं आपको लगता है कि वाह अब मजा आएगा, अब कोई आया है। अचानक से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में। उनकी आसपास रहने से वो वाइब भी ऐसी होती है इनकी। वहीं उल्टा आखिरी बात करें नीच बृहस्पति की, जो डेबिलेटेड हो चुका है, जो 10वीं राशि में मकर में जाकर डेबिलेट हो जाता है, नीच का हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बृहस्पति देव की नेचुरल पॉजिटिविटी और उनकी ओपननेस और फेथ, विश्वास यहां दब जाता है। क्योंकि मकर राशि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल राशि है, कर्म की राशि है, स्केप्टिकल है, वर्ल्डली एनर्जी है इसमें। शनि देव की राशि, रिजल्ट स्लो आते हैं, मेहनत ज्यादा होती है। ऐसे में व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर अनश्योर हो जाता है, उसे किसी बात पर जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। ये लोग जिंदगी में बहुत कुछ हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी या इथिक्स का प्रॉपर रास्ता पकड़ ही नहीं पाते। कई बार मटेरियल सक्सेस की दौड़ में वो अपने कोर वैल्यूज को खो देते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है साथियों कि नीच का गुरु होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बस बर्बाद हो गई है। मैं फिर कहूंगा हर ग्रह में कुछ ना कुछ है, पकड़िए उसे, जीवन सफल हो जाएगा। यहां नीच का होने से जिंदगी आपकी खराब या बर्बाद नहीं हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि गुरु अब आपको नीचे से ऊपर चढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने लिमिटेड सोच से निकलकर खुद एक्सपीरियंस करके ऊंचाइयों तक पहुंचे। थोड़ी मेहनत लगेगी, शनि की राशि है, लेकिन वो रिजल्ट मिलेंगे, वो ऊंचाइयां मिलेंगी जो एक उच्च वाला बृहस्पति भी क्या लेगा। बस अब आपको जब पता चल गया है कि मेरे से, मेरी मेहनत से ही होगा, तो आप कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। अंधेरा है, देर है, मगर रिजल्ट मिलता जरूर है। अब रेमेडी की बात करें साथियों, ऐसा व्यक्ति अगर जिसकी नीच में है गुरु, तो ऐसा व्यक्ति अगर गुरु के सच्चे गुणों जैसे कि सेवा भाव, दान करना, विनम्रता और सच का पालन करना, इन सब चीज़ों को अगर अपना लेना तो वही नीच का गुरु उन्नति की सीढ़ी बन सकता है। और आप ज़रा ध्यान देना, सेवा जब आप करते हैं तो आपको कितना बड़ा दिल होता है आपका। कैसे कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा अगर वो सेवा करता है दूसरों की, जो डोनेशन करता है, कैसे सक्सेस नहीं होगा। जो आपका है ही नहीं वो आपने त्याग दिया, दूसरे के काम आ रहा है, उसका नहीं था, आपका था। लेकिन आपका नहीं था, ये सोच के साथ आपने उसे दान कर दिया। सोचिए कितने हाई लेवल का गुरु है, कैसे सक्सेस नहीं होगा ऐसा इंसान। आप देखते होंगे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं, बिल गेट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ने दुनिया में अथाह पैसा कमाया, लेकिन लास्ट में डोनेशन किया। डोनेट करना सीखिए, डोनेट। जितना दान करेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। और इस आशा से मत कीजिए कि हमें इससे ज़्यादा चाहिए, इसलिए कीजिए दुनिया में अभी और भी हैं, ऊपर वाले ने आपको चुना है कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, ज़रूर दीजिए, गुरु सॉलिड हो जाएगा।
और साथियों, जब एक से ज़्यादा अवस्था साथ में आ जाए, जैसे कॉम्बो कॉम्बिनेशन हो जाए, कभी कभी किसी की कुंडली में गुरु का वक्रीय भी होना दिखता है और उच्च का होना भी दिखता है, या नीच का होना भी दिखता है, और अस्त भी हो जाए। ऐसे में चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एग्जॉल्टेड हो और साथ में रेट्रोग्रेड भी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत गहराई तक आपको समझाते हुए चल रहा हूँ इन वीडियोज़ में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है। इतना ज्ञान आपको मिलने वाला है कि आप बस मजा आ जाएगा आपको। अगर गुरुदेव एग्जॉल्टेड भी हैं और रेट्रोग्रेड भी हैं, यानी कि उच्च के भी हैं, अच्छी जगह हैं, और रिवर्स मोड पे भी हैं। अब देखिए, ऐसे लोग अंदर से फिलॉसफिकल बहुत ज्यादा होते हैं, इन्हें जिंदगी में बड़ी सीख मिलती है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम सोच से थोड़ा हटकर होती है। इनका जन्म इसीलिए हुआ है, इनको बहुत बड़ी बड़ी जीवन में सीख मिलने वाली है। मतलब ये उसी तरीके से हुआ साथियों कि आपको हथियार दे दिए गए हैं, लेकिन लड़ने के लिए मना किया है। हथियार हैं, चलाना नहीं है। एग्जॉल्टेड है लेकिन रिवर्स है। सच अजीब सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? अस्त के हो गए, डेबिलिटेड हैं, नीच के हैं और अस्त भी हो चुके हैं। यहां पर व्यक्ति बहुत डीप इनसिक्योरिटी से जूझने लगता है, लेकिन अगर उसने खुद को समझ लिया तो उसी स्ट्रगल से वो बहुत क्लैरिटी भी हासिल कर सकता है साथियों। बड़ी कमाल की सिचुएशन सही है। चलिए, निष्कर्ष में अगर बात करें तो गुरु की विशेष अवस्थाएं दरअसल जिंदगी के कुछ इवोल्यूशन के पॉइंट्स होते हैं साथियों। कभी वो आपको उड़ा देते हैं, कभी जमीन पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन हर बार आपके अंदर का फिलॉसॉफिकल इंसान, दर्शन शास्त्री, उसको बाहर निकालना ही इनका मकसद होता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में वक्रीय, अस्त, उच्च या नीच का गुरु देखें तो डरना नहीं है, बल्कि समझना कि ये आपके अंदर एक हायर वर्जन की शुरुआत का इशारा कर रहा है, और इसे पॉजिटिव वे में यूज करना। तब तो आपका ज्योतिष पढ़ना और ज्योतिष का उपयोग करना सफल है, वरना छोड़ दीजिए। डराना बंद कीजिए, लोगों को रास्ता दिखाइए। बात करते हैं साथियों, गुरु और विवाह का, आपके मैरिज का क्या संबंध है? जीवन साथी का आईना होता है गुरु। शास्त्रों में कहा गया है, कन्याया विवाहे दाराधि गुरो दृष्टि कुर्यात, यानी जब भी किसी कन्या की कुंडली से विवाह का योग देखा जाए तो सबसे पहले बृहस्पति पर दृष्टि डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो उसके जीवन में आने वाले पति का प्रतिनिधित्व करता है। उसका स्वभाव, उसका सोचने का तरीका, उसका धर्म के प्रति झुकाव और उससे मिलने का तरीका तक गुरु बता देता है उसकी कुंडली में। जब किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, जैसे कि उच्च का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि पड़ रही हो, या अपने ही राशि में अपने ही घर में बैठा हो, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि लड़की को एक समझदार, शिक्षित, नैतिक और सपोर्ट करने वाला पति मिलेगा। ऐसा पति न सिर्फ जिम्मेदार होगा, बल्कि उसकी सोच भी आध्यात्मिक या जीवन को समझने वाली होगी। इस तरह के विवाह में लड़की को सुरक्षा की भावना जरूर मिलती है, और उसका जीवन साथी उसके लिए एक गाइड की तरीके से काम करता है। हस्बैंड में ही गुरु मिल जाता उसे। लेकिन अगर वहीं बृहस्पति नीच का हो, वक्रीय हो, या पाप ग्रहों से ग्रसित हो, यानी एनर्जी बिगड़ चुकी हो बृहस्पति की, तो लड़की को या तो गलत समय पर विवाह होता है, या फिर जीवन साथी ऐसा होता है जिससे वैचारिक मेल ही नहीं खाते। कई बार ऐसे योगों में पति या तो बहुत डोमिनेटिंग पावर का मिल सकता है जो दबाता है उसे, या डायरेक्शन लेस होता है, यानी उसे पता ही नहीं जीवन में करना क्या। इस स्थिति में जीवन में भरोसे की कमी आ जाती है उसके, बार बार तकरार होती है उनके रिश्ते में, अकेलापन महसूस करती है वो। ये सभी संभावनाएं बहुत हाई लेवल पर जाकर बढ़ जाती हैं। गुरु के लग्न में, 5वें में और 9वें घर में होने से, यानी गुरु की जो दृष्टियां हैं, जो त्रिकोण है, अगर वहीं पर गुरु बैठ जाता है, उससे जीवन साथी के स्वभाव का अंदाजा लगाया जाता है। बहुत बड़ा सूत्र मैंने आपको बता दिया।
जैसे अगर बृहस्पति किसी लड़की के लग्न में हो तो लड़की को एक ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो उसे सम्मान देगा और उसका मार्गदर्शन भी करेगा। वहीं अगर किसी लड़की के कुंडली में 5वें घर में गुरु बैठा है तो विवाह से पहले स्ट्रॉन्ग इमोशनल या मेंटल कनेक्शन पति के साथ बनने की संभावना होती है। और अगर 9वें घर में बैठा है किसी लड़की के कुंडली में तो पति धार्मिक, संस्कारी और भाग्यशाली प्रवृत्ति का होता है। अब बात करते हैं पुरुषों की कुंडली में, तो वहां पर गुरु सीधे तौर पर पत्नी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि पुरुष अपने विवाह को किस तरीके से देखता है। अगर पुरुष की कुंडली में गुरु मजबूत हो तो वो अपने रिश्ते में भी नैतिकता, समर्पण और विश्वास बनाकर रखता है। वो न सिर्फ एक अच्छे पति की भूमिका निभाता है बल्कि एक समझदार और संवेदनशील पार्टनर भी बनता है। गुरु की स्थिति पुरुष की सोच, सलाह देने की कला और रिश्तों को रिस्पेक्ट देने की क्षमता को भी दिखाती है। साथियों, छोटी सी बात है लेकिन ये जीवन भर काम आएगी आपके। एक बहुत बड़ा सूत्र मैंने आज आपको दे दिया। अगर गुरु अच्छा हो तो व्यक्ति अपने पार्टनर की ग्रोथ में रुचि रखता है, उसकी भावनाओं को समझता है और रिश्ते में भी विस्तार की सोच रखता है। साथियों, वही अगर गुरु पीड़ित हो तो वह रिश्तों में कटुता लेकर आ जाएगा, रिजिड विचारधारा, मैं ही सही हूं, ये वाला रवैया भी लेकर आ सकता है, दबाता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को। साथियों, बात है एक बहुत ही खास बात पर कि गुरु यह भी बताता है कि आप अपने जीवन साथी से कैसे मिलेंगे। अगर बृहस्पति 3रे भाव, 9वें भाव या 12वें भाव में हो तो शादी के योग विदेश यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर हायर एजुकेशन के दौरान बन सकते हैं। ये फिर एक सूत्र आपको मैंने दे दिया है, क्योंकि 3रा, 9वां, 12वां ये यात्राओं को दिखाते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं दूरी का संबंध हो सकता है। अगर गुरु 7वें या फिर 11वें घर में हो तो जीवन साथी किसी मित्र, जान पहचान या सोशल नेटवर्किंग के जरिए मिलने की संभावना रहती है। वो रिश्ते जो कि अरेंज होते हैं, जानकारी से कराए जाते हैं, किसी ना किसी मीडिएटर की इसमें जरूरत होती है, वहां रिश्ता बनता है आपका। बहुत अच्छा सूत्र है। और अगर बृहस्पति किसी रोमांटिक भाव यानी कि 5वें, 7वें, 5म में दृष्टि दे रहा है तो शादी प्रेम के रास्ते से हो सकती है, लव मैरिज के योग। लेकिन अगर वहीं गुरु 6ठे, 8वें भाव को देखें या वहां बैठें तो थोड़ी टकराहट या अड़चनों के बाद में विवाह होगा, ऐसा इंगित करता है। एक और बात बता दूं आपको कि जो लोग मिस कर जाते हैं साथियों, कि अगर लड़की के गुरु और लड़के के शुक्र के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो विवाह बहुत सुखद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। लड़के के शुक्र को देखिए कुंडली में, लड़की के गुरु के देखिए, अगर वहां कोई संबंध बन रहे हैं तो बहुत सुखद विवाह होगा। गुरु और शुक्र दोनों विवाह से जुड़े ग्रह हैं, शादी से जुड़े ग्रह हैं। एक संस्कार और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा शुक्र प्रेम और आकर्षण का कारक है। अगर इन दोनों का मेल हो जाए ना तो वैवाहिक जीवन में संतुलन बन कैसे नहीं सकता, बिल्कुल बनेगा। वही विवाह हैं ये लोग जो जीवन भर एक दूसरे से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, प्रेमी प्रेमिका की तरह बिता देते हैं जीवन। वही जोड़ा होता है ये। गुरु न सिर्फ लड़की के जीवन में आने वाले पति का प्रतिबिंब है, बल्कि ये रिश्तों की गहराई, उनकी पवित्रता और भावनात्मक संतुलन का भी दर्पण है साथियों। और ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु का असर सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है, ये शादी की क्वालिटी को तय करता है और उसकी लंबी उम्र और गहराई को भी आकार देता है। इसलिए अगर गुरु अच्छा है तो जीवन साथी से रिश्ता एक आशीर्वाद बनकर सामने आएगा, और अगर अच्छा नहीं है तो उस रिश्ते को संभालने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है साथियों। अब साथियों, गुरु और संतान यानी बच्चों के भाग्य के बारे में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, समझाता हूं आपको। बच्चों का भाग्य गुरु की दृष्टि में ही छिपा हुआ है। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में संतान से जुड़ी संभावनाओं की बात आती है तो सबसे पहले देखा जाता है 5म भाव को, और उसके साथ जुड़ा ग्रह है ज्योतिष में इस भाव का प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है गुरु बृहस्पति।
यानी गुरु ही वो ग्रह है जो दर्शाता है कि आपकी संतान कैसी होगी, उसकी शिक्षा, उसका स्वभाव और आपसे उसका रिश्ता कैसा होगा। अगर गुरु पंचम भाव में है आपके, या उसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है साथियों। इसका मतलब ये है कि संतान न केवल सुखद होगी, बल्कि उस संतान का जीवन भी आध्यात्मिक या नैतिक रूप से समृद्ध होगा। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं मेरे बच्चे मेरे भाग्य से आए, सुना होगा आपने से। और इस स्थिति में वाकई ये बात सच होती है साथियों। ऊपर वाले का कर्म होता है तो अच्छे बच्चे मिलते हैं। गुरु की स्थिति ये भी दर्शाती है कि आपको संतान सुख कब मिलेगा, और क्या वो आसानी से मिलेगा या किसी विशेष प्रयास के बाद ही मिलेगा। अगर बृहस्पति वक्रीय हो, नीच के हों, पाप ग्रहों से ग्रसित हों, तो संतान की प्राप्ति में देरी हो सकती है या फिर शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आ सकती है साथियों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने लायक है साथियों कि गुरु देरी करता है, धोखा नहीं करता। अगर आपने जीवन में सच्चे कर्म और विश्वास बनाए रखा है ना साथियों, तो गुरु देर से ही सही लेकिन संतान सुख देता जरूर है। अब बात करते हैं साथियों गुरु की शिक्षा और बुद्धि से जुड़े असर की। तो यहां पर भी बृहस्पति देव एक मास्टर की तरीके से सामने आते हैं। अगर कुंडली में गुरु आपके मजबूत है ना, जैसा कि उच्च का है, शुभ भाव में है, पंचम में है, नवम भाव में देख रहा हो या वहां पर हो, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर हाईली एजुकेटेड होता है और उसके बच्चे भी एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। वो खुद भी दूसरों को सिखाने, गाइड करने और सोचने का नजरिया देने वाला होता है। और कई बार गुरु की स्थिति ये भी दिखाती है कि आपके बच्चों की नेचर क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु अग्नि राशि यानी कि जैसे मेष में है, सिंह में है, धनु में है, जो इनकी मूल त्रिकोण राशियां हैं, जो ट्रायंगल बनता है अग्निकोण, जो गुरु की दृष्टियां भी हैं, तो संतान बोल्ड होगी, बहादुर, तेज होगी, एम्बिशियस हो सकती है। अगर गुरु आपकी कुंडली में जल राशि में है, यानी 4, 8, 12, यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन में अगर है, तो संतान इमोशनल होगी, भावुक, इंट्यूटिव होगी, पानी की तरह जो होता है ना, चंचल, इंट्यूटिव होगी, आर्टिस्टिक भी हो सकती है, कलाकार। अगर गुरु वायु राशि में है, यानी मिथुन में है, तुला में है और कुंभ में है, 3 में, 7 में या 11वीं राशि में है, तो संतान बुद्धिजीवी होगी, टॉकेटिव होगी, कम्युनिकेटिव होगी, बातचीत करने वाली, एनालिटिकल हो सकती है। और अंत में अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में गुरु आपका है, जैसे वृषभ, कन्या या मकर, तो प्रैक्टिकल होगी आपकी संतान, ग्राउंडेड होगी, मेहनती होगी, मजबूत होगी, बलिष्ठ होगी। साथियों, अगर आप अब तक यहाँ पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब वीडियो मेरा अच्छा है, प्रयास हमारा अच्छा है। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल। नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक प्रेस कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला और क्या आप और जानना चाहते हैं। हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। हो सकता है इस सीरीज़ में और कुछ बदलाव चाहते हो तो वो भी लेकर आएंगे आपके लिए। लिखिए, बात कीजिए। अब एक बहुत खास पहलू ये भी है साथियों कि गुरु और आपकी संतान के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी। तो यहां पर गुरु की दृष्टियां फिर से कमाल कर जाएंगी। अगर गुरु आपकी कुंडली में चौथे, 5वें या फिर 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो आप और आपकी संतान के बीच एक गहरा इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। आप उन्हें सिर्फ पालने वाले एक पेरेंट, अभिभावक ही नहीं बनेंगे, बल्कि एक गाइड की तरह भी देखेंगे। और वो भी आपको सिर्फ एक माँ बाप की तरह नहीं देखते, बल्कि एक मेंटोर की तरह मानते हैं, एक गुरु मानते हैं। लेकिन अगर गुरु की स्थिति कमजोर हो या वो 6, 8वें, 12वें घर में हो, तो कभी कभी संतान के साथ वैचारिक मतभेद होगा, जनरेशन गैप आ जाएगा या दूरी महसूस हो सकती है। वो होता है ना कि मैं अपने पापा के सामने बैठ नहीं सकता, उनके साथ में मेरी आवाज़ नहीं निकलती, उनसे बोलने की मेरी ताकत नहीं आती, हिम्मत नहीं आती, हम लोगों में गैप है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। ये तब होता है। ऐसे में ज़रूरत होती है साथियों बोलने की, बात करने की, संवाद करने की, कम्युनिकेट करने की, पेशेंस, धैर्य रखने की और समझदारी से काम लेने की।
क्योंकि ये लोग किसी अलगाव का नहीं बल्कि टेस्टिंग फेज का संकेत होते हैं। चाहते नहीं है दूर होना, लेकिन इनकी परीक्षा ली जा रही है। और हाँ, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या गुरु ये भी बताता है कि कितनी संतान होंगी कुंडली से? इसका उत्तर पूरे तरीके से नहीं, लेकिन संकेत जरूर मिल सकते हैं। अगर 5वें भाव और गुरु दोनों का मजबूत संबंध है और शुभ ग्रहों से युति बन रही है, दृष्टि पड़ रही है, तो 1 से ज्यादा संतान के योग होते हैं। अगर गुरु पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो संतान सीमित होती है या कम होती है या देर से होती है। एक और बात जो गुरु से जुड़ी होती है साथियों, अडॉप्टेड चाइल्ड यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा या स्पिरिचुअल चाइल्ड का योग भी गुरु से संबंध रखता है। अगर गुरु 12वें भाव में या नवमांश में विशेष स्थिति में होता है तो व्यक्ति किसी ऐसे बच्चे को भी अपनाता है जिससे उसका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आत्मा का रिश्ता होता है। ये योग भी गुरु ही बनाता है। इतने सारे रोचक तथ्य आपको हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। नटशेल में बात करें तो गुरु आपकी संतान से जुड़ी कहानी का वो अध्याय है साथियों जिसे जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन उसे कैसे जिया जाएगा ये आपके कर्म और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप गुरु की क्वालिटीज जैसे कि सच्चाई, दया, शिक्षा और सेवा इसको अपने जीवन में उतार लें तो आपकी संतान भी आपके गुणों को आत्मसात कर लेगी और उन्हीं गुणों के साथ अपना जीवन बिताएगी और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि बृहस्पति और पैसे का भी कोई संबंध है या नहीं? क्या गुरु हमें बरकत भी देता है या सिर्फ सबक ही सिखाता है या दोनों करता है? इस बारे में भी आपको बताता हूं, आज खुलकर बातें होंगी। सबसे पहले एक जरूरी बात समझा देता हूं कि बृहस्पति को यूं ही अखूट संपत्ति का कारक नहीं कहा गया साथियों। ये ग्रह एक्सपेंशन का, विस्तार का प्रतीक है और जहां बैठता है वहां चीजों को बड़ा कर देता है, बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। खुद विशाल है, उन्हें भी विशाल कर देता है। अब ये बड़ा होना पॉजिटिव भी हो सकता है जैसे कि धन, सक्सेस और जेनरोसिटी, और कभी कभी नेगेटिव भी होता है जैसे कि ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा खर्चे करवा दे, बहुत ज्यादा अंधविश्वास आ जाए, ओवर ट्रस्ट कर ले किसी पे, आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर ले, या फाइनेंशियल इल्यूजन, कमाई नहीं है उस काम में फिर भी हमें मुनाफा वहीं दिख रहा है, शेयर मार्केट खींचता है ऐसे और सब खाली। अंत में कुंडली में धन के लिए मुख्य रूप से दूसरा घर, 11वां घर देखा जाता है, लेकिन बृहस्पति का इनसे सीधा रिश्ता है। जी हाँ, क्योंकि ये ग्रह इन दोनों भावों में जब अच्छा होकर बैठता है तो व्यक्ति को जीवन में संपन्नता, सुरक्षित भविष्य और उदारता सिखा देता है। अगर गुरु दूसरे भाव में बैठा हो या उस पर दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसे लोग अक्सर फैमिली वेल्थ, परिवार का धन, बचत, सोना या फिर लॉन्ग टर्म की जो एसेट्स होती हैं उसके रूप में पैसा लाइफ में बहुत बनाते हैं, कमाते हैं। इनकी वाणी भी धन को खींचने का माध्यम होती है। अपनी आवाज से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, आवाज से पैसा कमाते हैं। जैसे लॉयर, टीचर, कोई स्पीकर, स्पिरिचुअल गुरु, कंसल्टेंट, इस तरीके के काम में जाते हैं। सिंगर भी हो सकता है, गायक, नेता बन सकता है, आवाज से, भाषणों से सीखेगा, कमाएगा। अब बात करते हैं साथियों 11वें घर की, जो कि इनकम का और गेन्स का होता है, आपकी आय का। सब कुछ होने के बाद बचा क्या उस चीज का। अगर बृहस्पति यहां पर बैठ जाए तो ये इसकी, या फिर यहां पर अगर दृष्टि पड़ जाए तो इंसान को मल्टीपल सोर्सेज से पैसा मिलता है। लिख लीजिए सूत्र, एक ही वीडियो में सब कुछ दे रहा हूं आपको। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी सोच और बड़ी बड़ी कमाई ये गुरु की देन होती है, और जब वो इस भाव में शाइन करता है मजा आ जाता है। ऐसे लोग अक्सर किसी बड़े नेटवर्क, नए बड़े ग्रुप्स या सोसाइटी में बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़कर पैसा कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं, हम देखते हैं ना, वो अचानक किसी ग्रुप में घुसते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं और मतलब अथाह पैसा कमाते हैं, किसी बड़े सर्किल में घुस जाते हैं। ये वही होते हैं क्योंकि 11वें पे दृष्टि आ रही है गुरु की, संबंध बन रहा है 11वें से। यानी अकेले नहीं है बल्कि एक सिस्टम या सपोर्ट से मिलकर पैसा कमाते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, गुरु की यह धन वर्षा तभी होती है जब उसकी कंडीशन मजबूत हो। अगर बृहस्पति खुद नीच का है, वक्रीय है, कमजोर जगह पर बैठा है, पाप ग्रहों जैसे कि शनि, राहु, मंगल इससे घिरा हो, तो व्यक्ति पैसा तो कमाता है लेकिन या तो उसे समझदारी से मैनेज नहीं कर पाता या फिर उसे अपने हाथ से ही बहा देता है, उड़ा देता है। ऐसी स्थिति में पैसा आता जरूर है लेकिन टिकता नहीं है। कभी दोस्तों के भरोसे गंवा देता है, कभी दूसरों की मदद के नाम पर खाली हो जाता है और कभी खुद ओवर जेनरसिटी दिखाने के चक्कर में फाइनेंशियल इम्बैलेंस पैदा कर लेता है अपने जीवन में। चलो अब थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज के समाज में, आज के जो समय चल रहा है उसके हिसाब से बृहस्पति की फाइनेंशियल बात करते हैं कि क्या क्या कर सकता है। तो वो व्यक्ति आज के जमाने में फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, स्टॉक मार्केट में मेंटर बन सकता है, टैक्सेशन का एक्सपर्ट हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, मोटिवेशनल टीचर बन सकता है। ये सारे प्रोफेशन है उनके लिए। अगर किसी की कुंडली में गुरु 10वें 11वें या दूसरे घर में हो तो वो वेल्थ मैनेजमेंट, लॉ एजुकेशन, लॉ और एजुकेशन या इंटरनेशनल फाइनेंस से जुड़ा बहुत अच्छा करियर बना सकता है। और एक बात और याद रखना साथियों कि बृहस्पति का धन सिर्फ रुपयों में नहीं होता है, सिर्फ नगद रोकड़ा यही नहीं है। बृहस्पति का धन होता है ज्ञान, दृष्टि, दूरदर्शिता, थॉट्स, विचार, नेटवर्क और सच्चे लोगों का साथ। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत से लोग हैं जो मेरी मदद कर देते हैं। ये भी गुरु का ही धन है, हर किसी को नहीं मिलती नेटवर्किंग। अब जरा ये भी देखिए कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में दूसरे धन भाव में, लाभ 11वें भाव में, भाग्य 9वें भाव में या कर्म यानी 10वें भाव पर अगर दृष्टि डालता है तो यह संकेत होता है कि व्यक्ति को पैसा भाग्य से मिलेगा। उसे ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो दूसरों को मेहनत से भी नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े सूत्र आपको बता रहा हूं आज। लेकिन अगर गुरु 6, 8वें, 12वें घर में हो या फिर इन घरों पर दृष्टि डाल रहा हो तो व्यक्ति को पैसा संघर्ष से ही मिलता है। कभी वो डेप्ट में फंस सकता है यानी कि बहुत ज्यादा कर्जा कर ले, या कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सकता है, या अचानक आय और व्यय का उसका संतुलन भी बिगड़ सकता है साथियों। अब जरा बात करें एक खास बात की कि कई बार लोग बोलते हैं यार मेरे पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो ऐसे में क्या देखना है? यह देखना है कि कहीं गुरु अस्त तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, राहु से पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति या तो जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठता है या दिखावे में पैसा उड़ा देता है। राहु की एनर्जीज है। गुरु की बरकत से जुड़ा एक जरूरी तत्व होता है डोनेशन, दान, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं साथियों। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु मजबूत होता है तो वो खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभ देने के लिए आपसे इच्छा रखता है, आशा करता है आप दूसरों का भी जीवन तार देंगे। ऐसे लोग नेचुरली गिवर होते हैं, देने वाला हाथ होता है, ये गरीबों की मदद करता है, धार्मिक कार्यों में कंट्रीब्यूट करता है, या फिर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में भी पैसा लगा देता है, दूसरों की मदद करता है। और यही वजह है कि गुरु के साथ जुड़ा हुआ पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता, या तो मल्टीप्लाई होकर वापस आता है या फिर किसी के जीवन को बदलने में काम आता है। गुरु का धन सिर्फ तिजोरी में बंद नोट की तरह नहीं होता साथियों, वो होता है हमारी सोच, हमारा दायरा और हमारा विश्वास। अगर आप बृहस्पति के मूल गुणों यानी कि सच्चाई, सेवा, ज्ञान और उदारता इसको अपना लें तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। फिर से बताता हूं, सच्चाई, सेवा, ज्ञान और उदारता इनको अपना लें तो पैसा पीछे आएगा। लेकिन अगर आप अति में चले जाएं यानी दिखावा, लालच या बिना दिमाग के खर्च करें तो वही गुरु आपको सबक भी सिखा देगा। अब साथियों, गुरु और धर्म का कोई संबंध है वो भी बात करते हैं। आत्मा का शिक्षक और जीवन का दिशा सूचक है गुरु।
बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में देवगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल भौतिक चीजों का कारक नहीं है, बल्कि ये उस गूढ़ रास्ते का प्रतिनिधि है जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। धन, शिक्षा, रिश्ते, ये सब गुरु की आउटवर्ड जर्नी है साथियों, लेकिन धर्म, नैतिकता और आत्मज्ञान गुरु की इनवर्ड जर्नी होती है। और यही असली स्पिरिचुअल धन भी है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में यह सवाल पूछना शुरू करता है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो समझ लीजिएगा उसके अंदर बृहस्पति जाग चुका है। गुरु धर्म का ग्रह है, लेकिन यहां धर्म का अर्थ किसी एक मजहब से नहीं है, बल्कि उस इनर कोड ऑफ कंडक्ट से है जो हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाता है। ये ग्रह हमारे बिलीफ सिस्टम, मॉरल्स और प्रिंसिपल्स और कंसाइंस को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। अगर गुरु मजबूत है तो व्यक्ति सही गलत के फर्क को खुद महसूस कर सकता है, बिना किसी बाहरी गाइड के। उसे सही रास्ता नजर आ जाता है और उसमें चलने का साहस भी आ जाता है। अब बात करते हैं गुरु के आध्यात्मिक प्रभाव की, तो ये ग्रह ध्यान, साधना और हायर नॉलेज की ओर झुकाव देता है। नवी दृष्टि इसीलिए दी गई इनको। अगर किसी की कुंडली में गुरु 9वें घर में, 12वें घर में या लग्न में ही आकर बैठ जाए, या फिर गुरु की दृष्टि इन घरों पर पड़ जाए, तो समझ लीजिए यह व्यक्ति सिर्फ काम धंधे तक सीमित नहीं रहेगा। वो जरूर किसी ना किसी मोड़ पर इनर ट्रूथ की तलाश में निकल पड़ेगा। चाहे वो कोई गुरु मिले उसे, चाहे कोई किताब मिले या कोई अनुभव, एक्सपीरियंस ऐसा मिले, पर उसकी आत्मा जागेगी जरूर। देख लीजिए, देखिएगा अपने चारों तरफ। बृहस्पति की स्पिरिचुअलिटी बहुत ग्राउंडेड होती है, जमीन से जुड़ी हुई। मतलब ये सन्यास या त्याग की बात नहीं करता, बल्कि जीवन में रहते हुए ही अहंकार को त्यागने की, सेवा को अपनाने की और ज्ञान को बांटने की बात करता है। ये होता है गुरु। गुरु का मकसद है आपके अंदर जो सबसे ऊंचा है उसे पहचानो और उसी से जुड़कर काम करो। अगर गुरु अफ्लिक्टेड हो, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, वक्रीय हो, पाप दृष्ट हो, तो व्यक्ति धर्म या आस्था के नाम पर भ्रम में भी पड़ सकता है। ऐसा इंसान अंधविश्वासी हो सकता है या अपने बिलीफ सिस्टम में इतना रिजिड हो सकता है कि दूसरों की बात उसे समझ में ही नहीं आती, अपनी ही बात सही समझ में आती है। कभी कभी यह स्थिति दिखावे वाली धार्मिकता भी पैदा कर सकती है, यानी बाहर से धर्मी है लेकिन अंदर से खाली है, अंदर कुछ बाहर कुछ। लेकिन जब गुरु सही रूप में जाग जाए जीवन में, जब जागता है तो वो व्यक्ति ईश्वर की खोज से पहले खुद की खोज की तरफ चला जाता है। तब आदमी धर्म को किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से समझता है। वो जानता है कि पूजा सिर्फ मूर्ति की नहीं, भावना की हो रही है। वो समझता है कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में होता है। गुरु का आध्यात्मिक रूप तब और भी निखर कर आता है जब व्यक्ति किसी सच्चे गुरु या मेंटर के संपर्क में आता है। ऐसा रिश्ता जीवन बदल सकता है इंसान का। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात याद कीजिए, ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि तब बृहस्पति बाहरी रूप में भी गाइड के तौर पर प्रकट होता है। ऐसे गुरु का मिलना भी कुंडली में बृहस्पति की विशेष कृपा का ही परिणाम होता है। अब जरा एक कनेक्शन को देखिए। अगर गुरु कर्क, मीन या धनु राशि में हो, 4 नंबर में, 12 नंबर में या 9 नंबर में हो, तो व्यक्ति नेचुरली धर्म और अध्यात्म की ओर आकर्षित होता है। अगर गुरु 12वें घर में हो तो योग, मेडिटेशन, ध्यान, सेवा कार्य की ओर झुकाव उसका बढ़ जाता है। और अगर गुरु चंद्र, सूर्य, लग्न से अच्छा संबंध बना ले तो व्यक्ति के अंदर बहुत तेजस्वीपन और अंदर से तेजस्वी होता है और बहुत निर्मल होता है, साफ मन का। गुरु आपके जीवन में एक सबल एनर्जी की तरह होता है जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कई बार ये किसी संकट में आपके मन में आई एक शांत सोच के रूप में आता है साथियों। कभी किसी किताब की लाइन में और कभी किसी बुजुर्ग की कही हुई एक साधारण सी बात के रूप में आ जाता है। गुरु की असली ताकत उसके सिखाने के तरीके में है साथियों। फिर समझिए बात को।
वो आपको हजारों सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि आपके भीतर वो प्रकाश जला देता है जिससे आप खुद सवाल पूछना और खुद ही जवाब ढूंढना सीख जाते हो। जब बृहस्पति आपकी आत्मा में आकर बैठता है ना, तब आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप खुद के ही गुरु बन जाते हैं। अब बात करते साथियों, जिसका आपको बेसब्री से हर बार इंतजार रहता है, गुरु के उपाय। जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो किस्मत खुद चलकर आती है आपके पास। सबसे पहली बात तो यह समझना बहुत जरूरी है कि गुरु कर्म और भावना दोनों का ग्रह है। यानी न सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, बल्कि किस भावना से आप ये काम कर रहे हैं, यह भी उतना ही मायने रखता है। इसलिए बृहस्पति के उपाय भी उन्हीं लोगों पर असर करते हैं साथियों, जो उन्हें सिर्फ दिखावे या मजबूरी से नहीं, वास्तविक श्रद्धा से करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है ना, जैसे नीच का है, वक्रीय है, अस्त है, या छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा है, तो यह संकेत है कि आपको गुरु के गुणों को अपने जीवन में जागृत करना होगा, प्रयास करना होगा। इसीलिए यहां मिला है गुरु आपको। बृहस्पति के उपायों की बात करें तो जीवन में बृहस्पति को मजबूत करने के तरीके हैं। गुरुवार का व्रत रखें, हर गुरुवार को व्रत रखिए, पीले वस्त्र पहनिए और व्रत की समाप्ति पर जरूरतमंदों को दान दीजिए। यह बहुत शुभ होता है। गुरु को समर्पित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि पीले फल हो गए, केला, आम, पीली दाल, चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र और शिक्षा सामग्री जैसे कि किताबें या फिर कलम। इनका दान किसी योग्य ब्राह्मण, विद्यार्थी या जरूरतमंद को दीजिए। दूसरा, बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान आपको करना सीखना चाहिए, तब गुरु प्रबल होता है। बृहस्पति केवल पूजा घर में ही नहीं है, आपके जीवन में मौजूद है, एक वृद्ध व्यक्ति में, शिक्षक में और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी रहता है। उनका आदर करना आपके लिए गुरु की पूजा के बराबर है। गुरुवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए साथियों। पीपल को गुरु से जोड़ा गया है। हर गुरुवार को वहां बैठकर गुरु मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता ही मिलता है। दूसरा नंबर पर बृहस्पति के मंत्र और जाप की बात करें तो गुरु के लिए सबसे प्रभावी मंत्रों में से एक है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज स्नान करने के बाद 108 बार जाप कीजिए। विशेष रूप से गुरुवार को तो मत भूलिएगा, तो बृहस्पति की शक्ति को एक्टिवेट कर देगा। अगर आपके गुरु की दशा, अंतरदशा चल रही है या गोचर में अगर गुरु एक्टिवेटेड है, तो यह मंत्र सोने पर सुहागे की तरह काम करेगा। कुछ लोग बृहस्पति के बीज मंत्र का भी उपयोग करते हैं, वो भी आपको बता देता हूं, जो कि है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। यह मंत्र थोड़े एडवांस साधकों के लिए होता है, जिनको बहुत ज़्यादा समय हो चुका है स्पिरिचुअलिटी में। इसका उच्चारण ध्यान पूर्वक किया जाना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है ध्यान से मंत्र को उच्चारण कीजिए। अगला पॉइंट क्या होता है कि गुरु के उपायों में कुछ काम होते हैं जिससे बृहस्पति स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे दूसरों को शिक्षा देना, पढ़ाना, फ्री में पढ़ाइए, लोगों को ज्ञान दीजिए, कितना दे सकते हैं। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं या अपने ज्ञान से किसी की मदद कर रहे हैं, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये सच्चे मन से सलाह देने वाली बात होनी चाहिए, बिना स्वार्थ के। अगर आप किसी को सही राह दिखाते हैं ना, तो समझिए आपके गुरु को आपने पूज लिया और गुरु ने आप पे मेहरबानी कर दी। गरीब बच्चों की मदद कीजिए। बृहस्पति देव बच्चों से जुड़ा हुआ ग्रह है, इसलिए उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनकी जरूरत की चीजें देना सीधा गुरु का आशीर्वाद पाने जैसा होता है। कोई जल्दी से इतने अच्छे ट्रिक्स आपको नहीं बताएगा, मैं बहुत खुलकर विस्तार से बता रहा हूं साथियों। जुड़ जाइए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक यात्रा में। इसके बाद किसी योग्य गुरु या संस्था को सहयोग जरूर कीजिए। मंदिर, पाठशाला, आश्रम या फिर किसी ऐसी जगह जो लोगों को सच्चा ज्ञान देने वाली जगह होती है ना, वहां पर मदद करना शुरू कर दीजिए। गुरु की कृपा सीधे आ जाएगी। अगर आपके गुरु नेगेटिव स्थिति में है तो पॉजिटिव होकर रहेगा। अगला तरीका क्या होता है कि गुरु की कृपा का संकेत क्या है। कई लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि बृहस्पति की कृपा हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। तो इसके कुछ सरल संकेत आपको बता देता हूं। जीवन में अचानक कोई सही सलाह या गाइड आपको मिल जाए कहीं से, तो अपने आप को गुरु से आशीर्वाद मिला हुआ समझना। आपकी बिना कोशिश के भी आपको अपॉर्चुनिटीज बार बार मिल रही हो, आशीर्वाद है गुरु का। बिना घबराहट के आप बड़े फैसले यूं ले लेते हो चुटकियों में,
गुरु का आशीर्वाद है, ताकत है गुरु की, आशीर्वाद है आप पर, हाथ है गुरु का। लोगों का विश्वास और सम्मान आपको यूं ही मिल जाता हो, औरों को नहीं मिलता, आपको मिल जाता है इजीली। समझ जाइए कि गुरु बृहस्पति देव अच्छे हैं आपके। मन में हमेशा एक शांति रहती हो, मन में स्टेबिलिटी, स्थिरता रहती हो और आशा का भाव हमेशा जगा रहता हो, हमेशा पॉजिटिव सोच आती हो, तो समझ जाइए गुरु का प्रभाव अच्छा है। और सबसे खास अपने अनुभवों से खुद सीखने लगना। जब इंसान अपने जीवन में ठोकर खा के खुद सीखता है ना, और सीखने लग जाता है हर गलती से, तो समझ जाइए गुरु काम कर रहा है। जब ये सारे लक्षण दिखने लगे ना, तो समझिए गुरु आपके जीवन में जाग चुका है, जीवित है। अगर कुंडली में गुरु बहुत अधिक अफ्लिक्टेड हो, जैसे शनि, राहु और मंगल के साथ पीड़ित हो, तो सलाहकार, ज्योतिषाचार्य से, किसी से भी, हमसे या किसी से भी जिसे आप मानते हैं, उससे प्रॉपर जेमस्टोन जो कि पुखराज है, उसे विशेष पूजा, गुरु ग्रह की शांति का यज्ञ आदि सुझाव लेना उचित रहता है। लेकिन कोई भी उपाय अपनी स्थिति को समझे बिना ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। आप खुद ही कहीं पता चल रहा है कि खुद ही अपने लग गए हैं उसमें उपाय में, नहीं, पूरी कुंडली का एनालिसिस करना होता है, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो साथियों, गुरु की कृपा पाना कोई बहुत बड़ा तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सच्चे इंसान बनने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। सच्चाई, सेवा, सद्भाव और ज्ञान, यही है गुरु के सबसे प्यारे गुण। फिर बताऊं, सच्चाई, सेवा, सद्भाव और ज्ञान। जिस दिन आप इन्हें अपनाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से बृहस्पति आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। साथियों, गुरु केवल ग्रह ही नहीं है, चेतना है, ज्योतिष का प्रकाश स्तंभ है और आत्मा का रक्षक भी है। जब हम ज्योतिष की पूरी प्रणाली को ध्यान से देखते हैं, तो ये पाते हैं कि हर ग्रह एक खास फंक्शन करता है। कोई क्रिया का कारक होता है, कोई मन का कारक होता है, कोई शरीर का और कोई वाणी का। लेकिन गुरु अकेला ऐसा ग्रह है जो हमारे विचार, दिशा, धर्म और उद्देश्यों को एक साथ संभाल कर रखता है। अगर शनि हमें कर्म का फल देता है, तो गुरु हमें कर्म करने की प्रेरणा और मार्ग बताता है। अगर मंगल हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है, तो गुरु उस ऊर्जा को दिशा देता है। अगर शुक्र आकर्षण और संबंधों का कारक है, तो गुरु उन संबंधों को संस्कार में लेकर आता है और हमारे में समझ लेकर आता है। यानी गुरु को हम ज्योतिष में सभी ग्रहों का सलाहकार मान सकते हैं, और हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या करना है, बल्कि हमें इतना सक्षम बना देता है कि हम खुद ही सोच पाते हैं और खुद ही तय कर पाते हैं, और फिर उस निर्णय पर मजबूती से टिक भी पाते हैं। ये गुरु ही देता है हमें समझ। गुरु का असली असर सिर्फ ग्रह की स्थिति से ही नहीं है, उसके पीछे के सिद्धांतों को अपनाने से भी आता है। जैसे अगर कोई इंसान जीवन में सत्य का पालन करता है, सेवा करता है, दूसरों को अपलिफ्ट करता है, तो भले ही उसकी कुंडली में गुरु कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रभाव जीवन में मजबूत हो ही जाता है। ज्योतिष में गुरु के बिना जीवन केवल भविष्यवाणी ही बनकर रह जाता है, लेकिन गुरु के साथ वो भविष्य दर्शन भी बन जाता है, जो हमें बताता है कि हम किस दिशा में जा सकते हैं। अगर हम खुद को समझ लें और स्वीकार करें अपनी स्थिति को और तराशें अपनी क्वालिटीज को। अब जरा सोचिए, क्यों हर पुराण, हर धर्म, हर संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी पहले माना गया है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए? क्योंकि गुरु ही वो दरवाजा होता है जिससे होकर हम सत्य, शिव और सुंदर की ओर चले जाते हैं। और यही भूमिका बृहस्पति देव हमारे जीवन में निभाते हैं। वो हमें हमसे मिलाने हमारे जीवन में आए हैं। आपको वो सब याद दिलाने आए हैं जो आप इस भाग दौड़ में भूल चुके हो, कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, दौड़ने के लिए नहीं है, पाने के लिए ही नहीं है, बल्कि समझने के लिए भी है, दूसरों में बांटने के लिए है और एक ऊंचे उद्देश्य से जीने के लिए भी है। अगर आपके जीवन में गुरु की कृपा बनी हुई है, तो आपको रास्ता खुद दिखाई दे जाएगा। भीड़ में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कंफ्यूजन में भी आपको कन्विक्शन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात,
आप गिरकर भी उठ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई आवाज अचानक ये कहेगी कि चलो आपका रास्ता अभी बाकी है। ये सब गुरु ही देता है। अब साथियों, गुरु आपको एक अंतिम संदेश देते हैं जिसके बारे में आपको बताता हूं। गुरु कहते हैं कि एक दीपक तुम भी बनो। गुरु का अंतिम संदेश है, तुम्हें भी एक दीपक की तरह चमकना है, बनना है, एक दीपक की तरह उजाला देना है, प्रकाशमान होना है, ताकि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकें। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ सवाल पूछना ही न सीखें, बल्कि जवाब बनकर दुनिया के सामने खड़ा होना भी सकें। खड़े होने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, आप में क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए खुद सीखिए और बाद में दूसरों को भी सिखाइए, ज्ञान को फैलाइए। गुरु आपको पूरे तरीके से पूर्णता की ओर नहीं, पूर्णता की खोज की ओर ले जाते हैं, क्योंकि असली ज्ञान यह नहीं है कि आपको सब कुछ पता है, बल्कि यह है कि आप यह समझ चुके हैं कि जो आपको नहीं पता वही जानने योग्य है। इसलिए गुरु का संदेश है, कभी रुकिए मत। गुरु आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में जिस तरीके से एक्टिवेटेड है, उस रास्ते पर चलते रहिए। निष्कर्ष के रूप में गुरु हमारे भीतर ही है। अब जब हम यहां तक, अंत तक आपके साथ पहुंच ही गए हैं, तो याद रखिएगा, गुरु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई ग्रह नहीं है, वो आप ही में बैठा वो इंसान है, वो हिस्सा है जो हमेशा आपको ऊंचा उठाना चाहता है। और जब आप अपनी सोच, कर्म और दृष्टिकोण को, गुरु को हर पल जीने लगेंगे, हर पल गुरु की नजर से देखने लगेंगे जीवन को, तो आपका भाग्य, आपका ज्ञान और आपकी सफलता सब अपने आप आपकी ओर खींची चली आएगी। बस यही है गुरु का असली रहस्य। वो आपको जीवन का स्टूडेंट बनाना चाहता है, लेकिन छोड़ता नहीं है बनाकर, वो आपको खुद एक गुरु बनने लायक बना देता है। और अब आप ये लास्ट में आपको ये समझ आता है कि ज्योतिष सिर्फ सितारों को ही पढ़ना नहीं है, बल्कि अंधेरे में भी रास्ता दिखाना इसका असली उद्देश्य है। तो साथियों, ये थी गुरु ग्रह से जुड़ी वो हर बात जो शायद ही कभी किसी एक वीडियो में आपको एक साथ मिली होगी। अगर आपने ये वीडियो अब तक पूरा देखा है तो यकीन मानिए आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, जीवन की असली स्क्रिप्ट को पढ़ने लग जाएंगे। अब आपको यह पता चल जाएगा कि बृहस्पति सिर्फ आपकी किस्मत का राजा नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का टीचर, आत्मा का गुरु, आत्मा का शिक्षक है। गुरु जो भी सिखाता है वो किताबों में नहीं है, अनुभव से मिलता है। गुरु जो देता है वो सिर्फ पैसा नहीं है, आपका नजरिया भी है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सिखाया हो, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, बल्कि इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, और उन लोगों के साथ इसे पहुंचाकर शेयर कीजिए जिन्हें गुरु की रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का नाम ही नहीं है, बल्कि भविष्य को समझकर बेहतर बनाने की एक आर्ट है, एक कला है। और यही कला आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा गुरु का गुण, हिस्सा, पार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी अगली यात्रा और भी गहरी होने वाली है। हमारे आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम सारे ग्रहों के बारे में आपको बताने वाले हैं, पूरे विस्तार से। एक वीडियो में इतनी डिटेल कहीं नहीं मिलेगी। सारी राशियों के बारे में बताएंगे, सारे घरों के बारे में बताएंगे, और ज्योतिष के ऐसे अनछुए पहलू आपको बताएंगे जिनके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी और आप एक गुरु जैसा फील करने लगेंगे। जब तक आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। साइनिंग ऑफ विद द ब्लेसिंग्स फ्रॉम देवगुरु बृहस्पति। हर ग्रह की तरह एक गुरु भी आपको चुनता है, इसलिए तैयार रहिए ज्ञान के लिए, हमेशा लेने के लिए और देने के लिए। जय श्री राम। किस्मत की रेखा